कल की क्लास में ना एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, मैं एड्रेस करना भूल गया था, ऑनलाइन पूछा था। IPEF हमने एक टॉपिक किया था, याद है किसी को? अमृत, क्या था IPEF? इंडो पैसिफिक। अच्छा, फ्रेमवर्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इस तरह से। ये क्या कह रहा था फिर? ये क्या था IPEF? क्या होता है ये? इंडिया और यहाँ से जब हम पैसिफिक की तरफ जाते हैं, मतलब सिंगापुर से होते हुए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से होते हुए USA, जापान, ये वाले एरिया में, यहाँ पे हमने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बेटर अलायंसेस करने हैं, अच्छी आपस में समझौते करने हैं कि हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, USA के साथ में हमारी बेटर ट्रेड रिलेशंस होने चाहिए। उसके 4 पिलर्स थे, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, पिलर 4। 4 पिलर्स का मतलब क्या है? कोई एक पिलर हो गया अबाउट दिस थिंग कि हमारी सारी, बस ठीक है, हमारी सारी कंट्रीज में क्या होना चाहिए कि एक दूसरे की कंट्री से सामान लेना, दूसरे की कंट्री में सामान भेजना, ये बहुत इजी होना चाहिए। मेरे को सिंगापुर से सामान भेजना है, सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया भेजना है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक, मैंने यहाँ से कोई कंसाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया भेजनी है वाया सिंगापुर। तो जो सिंगापुर का पोर्ट है, इंडिया का पोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया का पोर्ट है, उनके बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये ना हो कि एक्सपोर्टर को एक्स्ट्रा चार्जेस ही पड़ते रहते हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी। तो इसमें एक बात ये हुई थी, एक स्टूडेंट ने कल ऑनलाइन पूछा था, मैम सॉरी आई कुडंट एड्रेस इट यस्टरडे, कि इंडिया फर्स्ट पिलर का पार्ट क्यों नहीं है, बाकी 3 पिलर्स का पार्ट है। फर्स्ट पिलर वाज ट्रेड बेस। हाँ हाँ, फर्स्ट। अच्छा, आप आंसर दे रहे हो, हाँ ठीक ठीक कह रहे हो। यार देखो, इंडिया फर्स्ट पिलर का पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि पहली चीज़ ये है कि कई बार ना हमें कोई समझौते करने पड़ते हैं इंटरनेशनल, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी मानने पड़ते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स टेक, कोई ट्रेड एंड वुमेन रिलेटेड इंटरनेशनल बॉडी है, इंडिया उसका पार्ट नहीं बनेगा, मान लो। और एग्जाम्पल के लिए बन भी सकता है, मान लो नहीं बने, क्यों? क्योंकि उसको लगे कि यार अगर हम इस बॉडी का पार्ट बन गए तो ये बॉडी बोलती है कि सारी फैक्ट्रीज में 50% वर्क फोर्स वुमन होनी चाहिए। अब हम कहाँ से औरतों को घर से निकाल निकाल के फैक्ट्रीज में लाएंगे? तो उससे तो फिर हमें नुकसान ही हो जाएगा, हमारी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स ही नहीं बिकेंगे। समझे? आप समझे? जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बनते हो तो फिर आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, पेरिस हिल्टन के परफ्यूम्स बिकने बंद हो गए थे क्योंकि पेरिस हिल्टन के परफ्यूम्स, जहाँ वो लड़की है ना, थी मतलब पुराने टाइम में, अब तो मेरे जैसे बुजुर्ग होगी वो भी, ठीक। पेरिस हिल्टन के परफ्यूम्स चाइना में बनते थे और वो जिस फैक्ट्री में बनते थे वहाँ पर छोटी उम्र के बच्चे काम कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स अब अगर आपकी फैक्ट्रीज में चाइल्ड लेबर हो रही है, तो जहाँ पे जिन जिन स्टोर्स पे वो परफ्यूम बिकेगा, वो स्टोर्स बोलते हैं वी डू नॉट स्टैंड फॉर चाइल्ड लेबर, इसलिए आइदर यू चेंज योर फैक्ट्री, यू चेंज द प्लेस वेयर योर परफ्यूम्स आर बीइंग मेड, और एल्स वी विल नॉट डिस्प्ले योर परफ्यूम्स ऑन द शेल्व्स। एग्जाम्पल के लिए समझ गए? तो इस तरह से जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, इट कम्स विद लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको मानने पड़ते हैं। अब देखो ना, इंडिया WTO का मेंबर बना हुआ है, राइटली सो। मुझे पर्सनली, जो मेरी इकोनॉमिक विचारधारा है, मेरे हिसाब से उसमें कुछ गलत नहीं है, इंडिया WTO का मेंबर बना हुआ है। बट उसकी वजह से अब इंडिया में क्या करना पड़ता है? आपको फार्म लॉज लेके आने पड़ते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर वाले लॉज लेके आने पड़ते हैं, सब्सिडी कम करनी पड़ती है। कोई ऐसा थोड़ी है कि आपके पॉलिटिशियंस कोई भी हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हैं या मोदी जी हैं, ऐसा थोड़ी कि उनको लगता है कि यार एक काम करते हैं, किसानों का खून चूसते हैं, मजा आएगा। कोई जल्लाद थोड़ी है, लेकिन कोई रेगुलेशन है जिसको अबाइड करना है। अब आपको एक फायदा दिख रहा था कि यार प्राइवेटाइज कर देंगे तो कुछ फायदा हो जाएगा, आपका IT सेक्टर खड़ा हो जाएगा, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर खड़ा हो जाएगा, आपको और बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन अब फॉरेन कंट्रीज वाले बोलेंगे कि यार फिर अपने सेक्टर्स भी ओपन करो।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये यार हमेशा से ट्रिकी रहेगा। जैसे अब यही देख लो, ये सीबीएल का ऑफिस है। डू यू थिंक कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बिक गई है चेतन के हाथों? बताओ मुझे। हाँ, पॉसिबल है? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, रुको 4-5 साल यार। लेकिन अगर आप एक तरीके से देखो, ये जो पूरा एरिया है जहां पर ये सीबीएल बना हुआ है, ये एक सरकारी जगह थी जहां पे सरकार का खर्चा होता था, जगह वेस्ट होती थी। ये जगह जब हम यहाँ पर आए थे, इट यूज टू लुक लाइक अ मॉर्चरी, जैसे कि कोई शमशान और पीजीआई वाले जहाँ पे वो रखते होंगे ना डेड बॉडीज। इतनी गंदी स्मेल, इतना गंदा एरिया। और ऐसे ना सरकारों के पास बहुत सारी जगहें हैं, जैसे बीएसएनएल के ऑफिसेज हैं। पहले इतनी इतनी जगहें चाहिए होती थी सरकार को पूरा ग्रिड मेंटेन करने के लिए, न वो पूरा नेटवर्क मेंटेन करने के लिए। अब उतना ही उससे 1/4 जगह में मेंटेन हो जाता है। अब बाकी जगह सरकार की खाली पड़ी है। तो अब क्या करे सरकार? एक अच्छे से फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से बोले कि यार हमारे पास ये जगह है, हम इस इंडस्ट्री के सेक्टर को दे सकते हैं, टेंडर फाइल करो, जो हमें बेस्ट बिड करेगा, जो हमें बेस्ट रेट देगा, उसको हम किराए पे दे दो। टैक्स पेयर का थोड़ा भला हो जाएगा, ऑफिस अपने आप चलता रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ इस जगह के साथ में हुई चंडीगढ़। और ऐसी अभी भी आप सीटीयू की वेबसाइट पे जाओगे, पता नहीं कितनी जगह सीटीयू ने ऐसे लगा रखी होंगी। तो हम वेबसाइट पे गए, वहाँ पे जगह टेंडर पे थी, हमने टेंडर अप्लाई किया, हमें मिल गया, हम यहाँ पर आ गए। हमने इस जगह पे लगाई इतने सारे। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कितने नौजवान बच्चे बच्चियाँ। ठीक, सो द पॉइंट इज दिस कि इस तरह से सरकारों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन जब आप ऐसा करते हो तो यही चीज़ एयरपोर्ट्स के साथ भी हो सकती है, यही हाईवेज के साथ भी हो सकती है, जो इस जगह के साथ हुई हुई है। ऑफ कोर्स अब एयरपोर्ट्स के साथ होगी तो उसको लेने कौन आएगा? टाटा आएगा, अंबानी आएगा, गोदरेज आएगा, अदानी आएगा, क्योंकि उन्हीं के पॉकेट है इतनी बड़ी। तो हम बोलेंगे कि यार सरकारी ये बिल्डिंगें किसको बेच दी? टाटा को। ये तो अंबानी को बेच दी, ये तो अदानी को बेच दी। आई एम नॉट सेइंग कि क्रोनी कैपिटलिज्म हमारी कंट्री में नहीं होता। आप इस बात को गलत मत ले लेना कि मैं बोल रहा हूँ कि सारे संत हैं, ये मेरा पॉइंट नहीं है। पर मेरा पॉइंट ये है कि यार ये इसी चीज़ का तो बैलेंस बनाना होता है यार। कर देना ही है प्राइवेटाइज, और करना नहीं है क्या? बट तरीके से। ये नहीं है कि आप सोने की चीजें दे दो मिट्टी के भाव, वो नहीं होना चाहिए। हाँ जी, समझ आ रहा है आपको? मतलब उस इस चीज को, जो ये चीज करी जा रही है ना कि मोनेटाइज कर रहे हैं अपने एसेट। ये सरकार ने ये बना रखा था 43 का ISBT, कोई एक ऑफिसर्स आए, उन्होंने मोनेटाइज कर लिया कि यार ये जगह पे खर्चा हो रहा है, इसकी जगह ये जगह अब हमें सरकार को दे। हर महीने हम इधर लाखों रुपए इनको देते होंगे, किराया, बिजली का बिल, ये सब। तो कहाँ तो सरकार का पैसा लग रहा था, कहाँ उनके पास आने लग गया। इस तरह से ही आपको हर चीज की पॉलिसी देखनी पड़ती है। IPEF में भी यही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे इंडिया को फायदा दिख रहा है, इंडिया उस पिलर का पार्ट है। कुछ चीजों पे ऐसा लग रहा है कि यार फायदा तो होगा, पर फिर ना हमें इंडिया में ट्रेड रिलेटेड बहुत सारे रेगुलेशन लेके आने पड़ेंगे, लेबर रिलेटेड, लेबर लॉज हमें बहुत सारे लेके आने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान लो मेरे को मेरी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन करनी है, जिसका मुझे बहुत फायदा है आर्गुमेंट के लिए, कि मान लो मेरे को पता लगे कि टेस्ला भी अपनी फैक्ट्रीज यहीं लगाने लग गया, फोर्ड भी अपनी फैक्ट्रीज यहीं लगा रहा है, जनरल इलेक्ट्रिक्स भी अपनी फैक्ट्री यहीं लगा रहा है, सारी कंपनीज आकर अपनी फैक्ट्रीज यहाँ लगा रही हैं। पर वो कंपनीज क्या डिमांड करेंगी? प्राइवेट कंपनीज है कि यार हमें ना लॉ बना के दो, हम किसी को भी कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं। अब आपको लॉ लेके आने पड़ेंगे, अपने लेबर लॉज चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसे लॉज हैं जो बोलते हैं कि अगर किसी कंपनी में 300 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पे अगर लोगों को निकालना है तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम है कि उसको इतने महीने की तनख्वाह मिलेगी, ये उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक बात। अब टेस्ला बोलेगी यार ये सब नहीं होएगा तो हम तुम्हारी कंट्री में आ जाएंगे। तो एज अ फॉरेन मिनिस्टर या एज अ फाइनेंस मिनिस्टर आपको लगेगा कि हाँ यार अगर मैं ये कर दूंगा तो बहुत नौकरियां आ जाएंगी, बट फिर मेरे को लेबर लॉ चेंज करने पड़ेंगे, तो फिर जो यूनियंस हैं वो इकट्ठी होंगी यार ये तो एक वर्कर को मार के ही छोड़ेंगे कि बंदा सुबह काम पे जा रहा है, उसको यही नहीं पता कि यार शाम को मेरी जॉब है कि नहीं है। अब आप उसको कितना भी समझा लोगे कि यार यूएसए भी तो पूरा चल ही रहा है, ऐसा नहीं होगा। कंपनी को फायदा है एक बंदे से कंसिस्टेंटली काम करा के, ना कि रोज सुबह शाम निकाल के। बट उसका तो एक फियर जेन्युइन है,
तो अगेन ऐसे सरकारों को लगता है कि यार हमें ना लेबर लॉज भी लेके आने पड़ेंगे, एनवायरमेंटल लॉज भी लेके आने पड़ेंगे, बहुत सारे लॉज लेके आने पड़ेंगे, सेंसिटिव मैटर्स हैं। इससे अच्छा हम ये पिलर ज्वाइन ही नहीं करते फॉर नाउ, ऑब्जर्वर स्टेटस रखते हैं। और जो मनिंदर ने बोला वो भी, क्या देखते हैं कि हमें ओवरऑल बेनिफिट होगा कि नुकसान होगा इसको ज्वाइन करके। ठीक बात। तो इस तरह से हमें थोड़ी और चीज़ों पे ना, अब आप एक कोशिश करो कि सिर्फ सुनो मत, अपनी ना विजडम बढ़ाओ। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो, तो बस आप जब गाड़ी चलाना सीख जाते हो, तो ये नहीं है कि जिसने आपको गाड़ी चलानी सिखाई है वो हर एक रोड पे एक दिन आपको गाड़ी चला के देगा फिर आप सीखोगे। बस आपको आ गई, अब कोई भी रोड आपके सामने हो आप चला लोगे या चढ़ा दोगे। ठीक है। लाइकवाइज जो भी मैं आपको यहाँ पे चीजें बोलता हूँ, इसको ना मेक इट पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, योर थॉट प्रोसेस। दैट थॉट प्रोसेस आई वॉन्ट यू टू अप्लाई एवरीवेयर. It is your personality which will get you into the services, not your memory. Keep this thing in mind. ठीक है, ठीक है, getting the point? चलो, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक, हाँ जी। यार एक सेकेंड भाई, जल्दी से आप बस मैं कीवर्ड बोलूंगा, आप मेरे को बताना है कि क्या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, क्योंकि बस आपका आज और कल में आईआर रिलेटेड 2 साल के करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। जो कि मैंने आपको बोला था कि यार मान लो जून 2023 में खबर आएगी कि इंडिया यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन का मेंबर बनेगा। कब? 1 जनवरी 2024 से। तो आपने जनवरी 2024 में भी किया उसको, इधर भी वही खबर है। सिमिलरली खबर आएगी इंडिया G20 होस्ट करेगा, फिर अक्टूबर में G20 होस्ट हमने कर ली। वही वही चीज़ें खबर आएगी, इंडिया आर्टेमिस अकॉर्ड साइन करेगा, फिर हमने आर्टेमिस अकॉर्ड कर लिया। एक ऑकस नाम की ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, वो 1.5 साल में बन गई। तो देखने में हमें लगता है कि 2 साल जो हैं बहुत ज़्यादा है, पहले 6-8 महीने जो आप कर लेते हो उसी की फाउंडेशन पीछे से चली आ रही होती है। बट आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार अब इसके बाहर उन्होंने जो आईआर में पूछना है पूछे। ठीक है। तो आज और कल में आपकी आईआर रिलेटेड करंट अफेयर्स हो जाएंगे। आपकी इकोनॉमी हो गई है, नहीं मतलब नॉट कंप्लीट। आप लोगों को इकोनॉमी ज्यादा आती है कि पॉलिटी ज्यादा आती है? करंट अफेयर्स पॉलिटी के करवाऊं इसके बाद के इकोनॉमी के? उसी के करवाने का फायदा है जो चीज आपको थोड़ी बेसिक्स आते हो। अच्छा इकोनॉमी, ठीक है, फेयर इनफ। इकोनॉमी अभी हम ना, सुनो भाई अगेन, 1 जनवरी को आप 1 फेब को आपका बजट आएगा। उसके बाद हम आपका स्पेशल सेशन लेंगे जिसमें हम आपसे पूरा बजट डिस्कस करेंगे। बजट से एक रात पहले इकोनॉमिक सर्वे नाम का एक डॉक्यूमेंट आता है। वो इकोनॉमिक सर्वे भी हम ही आपको सिंप्लीफाई करके उसकी वीडियोस बना के देंगे, आपके लेक्चर्स लेंगे और उसमें से उसकी समरी कि आपको पढ़ना क्या है वो हम आपको करके देंगे। तो इतने मोटे मोटे ग्रंथ पूरे पूरे डेटा आप पढ़ने लग जाओगे तो पीसीएस के लिए थोड़ा ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है। जिसने अगले साल यूपीएससी देना है मान लो, वो पढ़ ले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो आज और कल में हम आईआर को अब बाइंड अप करते हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ मेरे को बस आप बताना, मैं थोड़ी सी चीजें बोलूंगा कि आपके दिमाग में कुछ आ रहा है उसको सुन के। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या था? मॉरिशस, मॉलडीव्स, ओके ओके ओके। 13th अमेंडमेंट, राजीव गांधी आ गया दिमाग में, वेरी गुड वेरी गुड। यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन, क्या है यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन? वो यूएन पीस कीपिंग मिशन है। उस दिन भी पूछा था किसी ने कि यूएन पीस कीपिंग मिशन, आपने तो अभी ज्वाइन किया है तो पुरानी क्लासेस। हाँ जी, चलो रुको। यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट दे, हाँ वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड। एक जज साहब सीगे है ना, वो याद आ गया। हाँ, पेवा डायलॉग, PHEW, हाँ ओके, पोखरा, ओके 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 ठीक है। CPTPP, हाँ क्या था?
वन पर रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। ट्रेड, ट्रांस, LGBT है, क्या चली जा रहा है ये, ठीक है। तो ट्रांस पैसे, पैसे पार्टनरशिप, ओके। क्या क्यों खबरों में था ये, किसने ज्वाइन किया था? यूके ने ज्वाइन किया था, ठीक है ठीक है। ब्रंट लाइन, BRANDT, इमेजिनरी लाइन, हाँ, डिवाइडिंग ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, वेरी गुड। डिएगो गार्सिया, रेज योर हैंड भाई, मेरे डेमोक्रेसी है भाई, हाथ ऐसे, हाँ हाँ, डिएगो गार्सिया, हाँ जी। है, रुको, ओ भाई ऐसा ना करो। हाँ 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 हाँ। नहीं, उससे पहले आप क्या बोल रहे थे? वही था, वही कुछ था मैं। चागो साइलेंट, चागो साइलेंट, ओके। सूर्य किरण, क्या तुमने मच्छी मार्केट बनाई है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। है, ऊपर है किरण, ओके ठीक है। किरण, प्रीति, अच्छा बिल्कुल ठीक है। हम्म। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, हाँ जी हर्ष। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, हाँ 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 जी, हाँ जी बोलो। भाई सुनो, जिसने एक बार बोल दिया, ठीक बोल दिया, गलत बोल दिया, वो चुप हो जाओ बस, हाँ हाँ। और दोबारा टाइम आओगे है। व्हाट इज इट अबाउट? वेरी गुड, एंड ब्राजील भी पार्ट है इसका, ऐसे सारे पूरे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, ओके वेरी गुड। IMEEC, प्रेम, हाँ हाँ, रिजुल, हाँ वेरी गुड, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसके दो कॉरिडोर्स हैं, कौन कौन से हैं? ईस्ट एंड नॉर्थ। क्या आइडिया क्या है कि हम इंडिया को, ठीक है ठीक है, हाँ भी DSP, कैरीकॉम, हाँ कैरेबियन कम्युनिटी, व्हाई वाज इट इन न्यूज़? PM मोदी विज, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी सर, नादर नादर, हाँ, मेट्स, ताही पूछा थे तो, हाँ, 10 से 10 हाँ। NIRF की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज, 100, ठीक है ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक ट्रीटी जिसके अंदर अगर आप NIRF की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज से बीटेक की हुई है आपने, या कोई भी ऐसे कोर्सेज किए हुए हैं, तो आप US से ऑस्ट्रेलिया में 2 साल के वीजा पे जा सकते हो, वेरी गुड। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, हाँ बोलो शिखा। जिसको जिसको कम से कम 2 लाइंस पता है इसके बारे में वो बोलो, या 2 वर्ड्स पता है। SDG विल काउंट एज 1 वर्ड, हाँ हाँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। UN रेजोल्यूशन 1701, सीज फायर बिटवीन, OPCW, OPCW, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बोलो बोलो, ठीक बोल रहे हो, हाँ हाँ याद करो। हाँ जसकरण, हाँ जी बोलो बोलो।
माराकेश एग्रीमेंट। उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स। उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स कब से कब तक हुए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी वॉज फॉर्म्ड बाय विच स्टैच्यूट? रोम स्टैच्यूट, ठीक है। इसका मैंडेट क्या है? कौन से क्राइम्स देखती है? अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई है, दो कंट्रीज के दो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो आईसीसी देखेगी। बॉर्डर डिस्प्यूट दो कंट्रीज, हाँ जी, नहीं देखेगी। दो कंट्रीज के अगर किसी आइलैंड के ऊपर डिस्प्यूट है तो वो देखेगी। अच्छा, हाँ, क्या देखेगी? जेनोसाइड, वॉर क्राइम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड। नेटो के 31st मेंबर? 32nd? मिशन इंद्रावती। हाईटी, हाईटी, ठीक है। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, कंसेंसस। कॉफी क्लब, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, also called coffee club, is a collection of countries which are opposing G4 countries: इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान। ये चार कंट्रीज चाहती हैं कि हमें आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाओ। जब ये चार कंट्रीज ऐसा चाहती हैं तो फिर एक और कलेक्शन ऑफ कंट्रीज इकट्ठी हो जाती हैं कि नहीं, इनको नहीं बनाना। वो जो कंट्रीज हैं जो बोलती हैं इंडिया ब्राजील जर्मनी और जापान को नहीं बनाना, उनको हम क्या बोल रहे हैं? यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस कंट्रीज, और उन्हीं का इनफॉर्मल नेम है कॉफी क्लब। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है आपको, ठीक है। I2U2, हाँ जी सर। कौन कौन सी? इंडिया, इजराइल, चुप हो जाओ, है, यही यही जरूरी है? हाँ, इंडिया, इजराइल, यूके एंड यूएसए एंड यूए, नॉट यूके, ठीक है। I2U2 आएगा, AIGA, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमृत, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन चैट जीपीटी? ट्रांसफॉर्मिंग है, हो जा कुछ, हो जा कुछ सही, तो इज समथिंग दैट यू आर सपोज टू नो दिस। अमृत, हाँ जी, हाँ जी, याद नहीं आ रहा। जनरेटिव, हाँ, 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 पी 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 भी है भाई, पी साइलेंट नहीं है जीपीटी में। हाँ, हाँ, बोलो बोलो। हाँ, 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 बोलो बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चन ऐसे पूछ नहीं रहे हो? आपका फेवरेट कैफे कौन सा है, बस यही पूछे जा रहे हो? हैं भाई, ये पूछने आपने तभी फायदा है। रिजुल पूछ रहा तू किसी से क्या कैफे? क्वेश्चन, अच्छा, ठीक। WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हाँ जी, इसके डायलॉग को हम क्या बोलते हैं? डेवोस डायलॉग, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 19th नैम समिट कहाँ हुई थी? रेशम, कहाँ? वेरी गुड, वेरी गुड। इंडस एक्स, मैम, फॉर डिफेंस स्टार्टअप्स एक्सेलरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस। आर्टेमिस अकॉर्ड, क्या क्या करेंगे उसमें? स्पेस में एक मून एंड मार्स वाली ब्रांच है और एक रूल बेस्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन। वेरी गुड।
हाँ जी, ट्रांसपेरेंसी, पीसफुल, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये तो कल ही किया था हमने आर्टेमिस, तो याद है थोड़ा थोड़ा। कच्छ थीवू आइलैंड, प्रेम, रोपड़ तो अगे। हाँ हाँ हाँ। तुम प्रेम हो, तुम नफरत हो सारे, प्रेम वो है। ठीक है। हाँ चुप हो जाओ। हाँ, अब मच्छियाँ यार मच्छियाँ नहीं काटनी हो तो। हाँ दसो। हाँ, इट्स एन आइलैंड, बिल्कुल ठीक है, वैसे बात आपकी ठीक ही है। यू मे वांट टू प्रेजेंट इट अ लिटिल प्रेम से, ठीक है। हाँ जी। सो इंडिया एंड श्रीलंका दे विच एक डिस्प्यूटेड आइलैंड, ठीक है। एंड यू अंडरस्टैंड द डिस्प्यूट, कचरीवू डिस्प्यूट प्रॉपरली नाउ। चश्मा न्यूक्लियर प्लांट, ये तो समझे। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी सर, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी आईएसए, पर्पस, हेडक्वार्टर इज इन किंगस्टन जमैका, वेरी गुड, एंड पर्पस। आज अमन नहीं बैठा, नहीं तो उन्हें बोल रहा था ए था हूं जमैका आना तो पूछो। हम याद है, मैंने आपको बताया था कि कोबाल्ट, निकल, बड़े सारे नीचे से कॉपर वगैरह। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हेनली पासपोर्ट, बेसिकली वो सीड बनाते हैं ना, स्टेपल्ड वीजा। ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ हैं। रैंकिंग रैंकिंग, ठीक है। सिंगापुर के ऊपर इंडिया के एक्सपोर्ट के। नॉर्थ सी रूट, एनएसआर। हाँ जी, इट इज द शॉर्टेस्ट सी रूट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। सो एनीवेज द पॉइंट वाज, आई वाज चेकिंग दैट यू हैव नाउ क्लोज टू ऑलमोस्ट 60-70 ऐसे आपके टॉपिक छोटे 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 हो गए हैं, जो प्रॉब्लली आपको हफ्ते 10 दिन पहले नहीं आते थे, ठीक है। तो इसी तरह से बस यार, इसी में से हमने 35-40 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेने, आउट ऑफ 100 इन्हीं क्लासेस से करंट अफेयर्स की। 35-40 क्वेश्चन यहाँ से निकालेंगे, 35-40 क्वेश्चन ही आपके जीएस से हम निकाल लेंगे, 70 क्वेश्चन अगर आपके नेट इफेक्टिव ठीक हो रहे हैं, बढ़िया, यू आर फाइन, कोई टेंशन नहीं है, पेपर क्लियर होएगा बड़े प्यार से, ठीक है ठीक है। चलो स्टार्ट करें। अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, जून, जून जुलाई। हाँ जी। वाई वॉज अफ्रीकन यूनियन इन न्यूज? जो G20 की मीट इंडिया में हुई थी, उस जी उस G20 की मीटिंग में, इससे पहले सिर्फ कंट्रीज मेंबर हैं उसकी G20, और एक यूनियन भी मेंबर है जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन। एक 20 कंट्रीज ने मिलकर एक बहुत बड़ा एक एक्सक्लूसिव क्लब बना लिया कि दुनिया की खास खास 20 कंट्रीज, उसमें से एक थी लेकिन यूरोपियन यूनियन, जो अपने आप में 27 कंट्रीज की 27 कंट्रीज का एक ब्लॉक है। उसमें इंडिया ने उस क्लब में अपने एक और दोस्त की एंट्री करा दी कि यार आला मैं भी तेरे स्टैंप लगा, हमारा दोस्त है, ठीक है। उस दोस्त का नाम है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो नाउ यू हैव अफ्रीकन यूनियन इन द क्लब गाइस, ठीक है। सिंपल सिंपल। पहली चीज, आपको ना जो क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड चीजों पे, 2023 में हुई थी ना G20 मीटिंग, जब मोहाली में दीवारों पे तितलियां बना दी थी इन्होंने, एयरपोर्ट वाली से लेके इधर तक, है ना। तो कि गेस्ट आएंगे पूरी दुनिया से, तितली दिखनी चाहिए उन्हें। नाउ ले हंसने वाली की गल है यार। हाँ भाई, ब्यूटिफिकेशन अच्छी की थी, काफी अच्छी की थी। नाउ क्वेश्चन आपको आ सकता है पहला G20 के ऊपर, क्या कि यार ये है क्या, व्हाट इज G20। दूसरा, क्या इसका कोई हेडक्वार्टर है, अगर है तो कहाँ है। तीसरा, इसका एम क्या है, ये बनाई क्यों हुई है। चौथा, इसका
इसकी वर्किंग कैसे है, जैसे पिछले साल इंडिया में हुई थी, उसके अगले साल कहाँ पर होएगी, उसके पिछले साल कहाँ पे हुई थी। तो G20 का ना एक फ्रेज इधर यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉयका, TROIKA। ट्रॉयका क्या होता है, तिकड़ी, जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं ना इन्ना दी तीन बंदे दी तिकड़ी। वो क्या होता है, एक कंट्री जिसमें G20 मीटिंग होके हटी होती है, ठीक है। एक कंट्री जिसमें मान लो इंडोनेशिया जिसमें होके हटी है एग्जाम्पल के लिए, दूसरी जिसमें G20 की मीटिंग चल रही होती है जैसे कि इंडिया था 2023 में, और एक कंट्री जिसमें अब मीटिंग होनी होती है जैसे कि ब्राजील। इन तीन कंट्रीज को मिला के हम क्या बोलते हैं, ट्राइका। फिर उसके बाद कंट्री जो है वो अपना एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट को शेरपा डिक्लेयर करती है। शेरपा का मतलब क्या है कि यार ये बंदा जो है ये आपको सब चीज़ों को गाइड करेगा, लॉजिस्टिक्स मैनेज करेगा कि यार केड़े बंदे को कॉल करिए, इंडिया G20 मीटिंग हो रही है, हु इज़ दी गो टू पर्सन। तो वो अमिताभ कांत थे जो शेरपा थे इंडिया के, बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं इंडिया में, ब्यूरोक्रेट हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ फिर आपको पता होनी चाहिए G20 की आउटकम क्या है, कुछ खास आउटकम मेन, और अगर कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है, जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग अफ्रीकन यूनियन की एंट्री। अब अफ्रीकन यूनियन की एंट्री हो गई तो अफ्रीकन यूनियन के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या है भाई, ये इतना खास क्या है इसमें। तो दिस एंड दिस, इस तरह से हमने G20 तैयार करना है। समझ आया आपको क्या? जल्दी से लिखो, 2 मिनट लगा के, छोटा सा ही है। G20 इज, पहले G20 लिख लो, अफ्रीकन यूनियन के बात कर लेते हैं। G20 इज एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक, हाँ जी, अब आ रही है आवाज आपको ऑनलाइन में? All right, I hope you can hear me now properly. All right, can you hear me properly now? Now I think it will be fine. Okay, thank you. Okay. So G20 is a premier forum for economic cooperation. Founded in 1999. 1999, इसको भी आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। 1997-8 में ना बहुत बड़े बैंकिंग क्राइसिस हुए थे, पूरी दुनिया के बैंक्स आपस में जुड़े हुए हैं। आप इसको इस तरह से समझो, मान लो इंडिया में कोई बैंक है, एक्सिस बैंक, जिस बैंक ने खुद पैसे ले रखे हैं एक ब्रिटिश बैंक से जिसका नाम है HSBC। उस बैंक से पैसे लेके एक्सिस बैंक ने आगे लोन दे रखा है विजय माल्यास को, वो पैसे लेके चले गए तो एक्सिस बैंक डूब गया। अब एक्सिस बैंक डूब गया तो HSBC भी डूब गया। HSBC ने पैसे कहाँ से ले रखे थे, लोगों से और बड़े बड़े बैंकर्स से, तो वो भी डूब गए। तो इस तरह से प्रॉपर एक इफेक्ट हो गया ना, डोमिनोज इफेक्ट। तो इस तरह से 97 में भी बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। तो उसके बाद 97-98 के बाद ये बोलते हैं कि यार जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं इनके जो मेजर गवर्नर्स हैं बैंक्स के, जैसे हमारे यहाँ पे RBI हो गया, वैसे ही बैंक ऑफ इंग्लैंड वगैरह, इन सब ने बैठ के कि यार एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज बनाया करें ताकि इकोनॉमिकली पूरी दुनिया सिस्टमेटिक तरीके से चले। इस तरह से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक बात, क्लियर? सो इन 1999 G20 represents 80% of, G20 represents 85% of, I beg your pardon, 85% of world's GDP and 2/3 of world's population.
ये तो बेसिक है, इस पे शायद क्वेश्चन ना आए जो मैंने अभी तक बोला है, इसके आगे वाली चीजों पे क्वेश्चन आएगा। पहला प्रेसिडेंसी, G20 प्रेसिडेंसी। तो इसकी सेक्रेटेरिएट कहां पर है G20 की? वेरी गुड, इट डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट, रोटेशन पे चलता है, ठीक। इनफॉर्मल, ओके ओके। इट डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट। तो ट्रॉय का इसका कैसे रहा है? इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये था ट्रॉय का तब का। और अब का ट्रॉय का, अब जब ब्राजील में होएगी तो ये हो गया। ओके, ठीक है ठीक है। द प्रेसिडेंसी इज सपोर्टेड बाय ट्रॉयका। ठीक। अमिताभ कंत, KANT, अमिताभ कंत was शेरपा during शेरपा SHERPA शेरपा ड्यूरिंग G20 समिट। तो आपको अगर ये बिल्कुल रैंडम फैक्ट अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। थीम क्या था इसका? वासुदेव कुटुंबकम, वेरी गुड। VASUDHAIVA, वासुदेव कुटुंबकम, KUTUM कुटुंब, KUTUMB कुटुंब बोलते हैं परिवार को, कुटुंब बकम, BAKAM, ठीक है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन फ्यूचर। धर्मों के बियॉन्ड जाके भी हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि सारी दुनिया एक परिवार है, एवरी ह्यूमन बीइंग, ऑल ऑफ अस, ठीक है ठीक है। तो ये कहाँ पे दिया गया है? महाउपनिषद में लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। राइट ऑन अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन सिक्योर्ड परमानेंट मेंबरशिप। राइट डाउन, अफ्रीकन यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, हाँ जी, वेरी गुड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 55 कंट्रीज। इट्स हेडक्वार्टर इज इन अदिस अदिस अबाबा, ठीक है। ए बी ए, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, अबाबा, ठीक है। अदिस अबाबा कहाँ है? यहाँ, इथोपिया, ठीक है। अभी ना आजकल यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो मेरे एक स्टूडेंट का कल इंटरव्यू था, उनसे पता क्या पूछा है कि सो इफ वी वर टू गो फ्रॉम सोमालिया साउथवर्ड्स, कौन सी कंट्री आएगी? तो उसने बोला सर कीनिया, बोलते फर्दर मोर, तंजानिया, बोलते फर्दर मोर, उसने बोला साउथ अफ्रीका। सुनो, तो उसने पूछा कि देर इज वन कंट्री दैट यू आर मिसिंग, तो उसने बोला
मलावी। वेरी गुड। मतलब वन ऑफ द क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरव्यू तक ये चीजें, जैसे कहते हैं ना कबरा तक नाल जाऊ जट दे दारू, ठीक है, उदा ही जोग्राफी हुण तुहाडे इंटरव्यू तक नाल जाऊ, है ना। तो इस करके यार रट्टे लगाओ अच्छे से। यू डोंट नो कब कोई कौन आपसे कहाँ पूछ ले, और इंटरेस्टिंग भी है, बढ़िया। ਤੁਸੀਂ कहते हो जी अगे जाके ना यू टर्न ना होगा, रॉन्ग ले लो मर जा की नहीं है तो सीधा निकल जाओ बाईपास फाड़ के बारों बार, ठीक है। इतना तैयार करके रखो अपनी ज्योग्राफी पूरी, ठीक है जी, क्लियर। सो अदीस अबाबा इज इन इथियोपिया। इट वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 2002 इन डर्बन, साउथ अफ्रीका। डर्बन, हाँ जी, DURBAN। ये सब इधर ही है ना, केप टाउन, डर्बन। आज LA ते कल केप टाउन मुंडे, वैसे ही डर्बन उसके पास ही है, ठीक है। बस ठीक है यार, इतना अफ्रीकन यूनियन बहुत है, अब इससे ज़्यादा कुछ पूछेंगे तो पूछते रहें। बट फिर भी आप थोड़ा सा ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जब इबोला बहुत फैला था इंडिया में, इंडिया में नहीं अफ्रीका में, तब उन्होंने यहाँ की ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा था। जिका वायरस फैला था तो लैटिन अमेरिका पे क्वेश्चन आया था। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो हमेशा ही खबरों में है, जैसे जो मैंने बोला कि विच आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे आई गेव यू मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी का जो ज्योग्राफी है, इट्स समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज नो, इंटरनेशनल हॉटस्पॉट है वो। सिमिलरली साउथ चाइना सी इंटरनेशनल हॉटस्पॉट है वो, आपकी खुद की नेबरहुड, वो तो इंपॉर्टेंट ही है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो हाईलाइटेड होते हैं किसी रीजन से, ठीक, तो वो आपको पता होने चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट साउथ चाइना सी। We have discussed South China Sea before. We will discuss it one more time. Again, trying to emphasize the importance. They missed the map. एक सेकेंड है। एनीवेज, यार खबर में ये था कि फिलीपींस ने साउथ चाइना, सॉरी चाइना ने फिलीपींस के एक एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन के पास एक आइलैंड बना दिया था छोटा सा एक और, तो फिलीपींस ने उसको डिसमेंटल कर दिया कि यार ये तो बिल्कुल ही आप हमारे पड़ोस में आके अपनी वो बना रहे हो, आइलैंड्स बना रहे हो। आप खुद सोचो यार, कल को अगर चाइना तमिलनाडु के पास आके आइलैंड्स बना दे और कहे कि ये मेरा है, सो ये एरिया, एज आई हैव सेड रिपीटेडली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द मैप ऑफ साउथ चाइना। रिपीटेडली आपको क्वेश्चन आते रहते हैं, इस पे आते रहेंगे। आपसे आई होप आपने मेडिटेरेनियन सी किया था अच्छे से, किया, तैयार किया अच्छे से, रह गया आज कर लो आज। लेकिन फिर आप ट्राई करो कि आप 2 मैप्स घर जाके अच्छे से तैयार करो। यार यहाँ पे ये ल्यूजॉन वाला एरिया, फिलीपीन सी किधर है, ल्यूजॉन कहाँ पे है, ल्यूजॉन स्टेट कहाँ है, ताइवान, ताइपे, ये सारा एरिया आपसे ना प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। वियतनाम, हो चिन मिन, ये वाला एरिया, जो ये वाला सारा है, इसको हम बोल रहे हैं साउथ चाइना सी। यहाँ पे चाइना ने क्या किया हुआ है, वेरी गुड, ऐसे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लाइंस लगा रखी हैं। बोलते हैं कि यार ये जो 9 हमने डैश 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 लाइन लगाई है, इसके इधर का सारा ये जो समुद्र है किसका है, हमारा चाइना का है, वो क्लेम करते हैं। तो जब वो क्लेम करते हैं तो उसमें ताइवान के साथ भी डिस्प्यूट आ जाता है। तो बोलते हैं कि यार ताइवान बोलता है हमारा है, बोलते हैं ताइवान ही हमारा है, तो इसलिए तेरा तो कोई क्लेम ही नहीं है।
फिलीपींस बोलता है ये तो मेरा एरिया एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कल हमने किया था ना 200 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल तक होता है टेरिटोरियल वाटर और 200 नॉटिकल माइल तक EEZ। तो फिलीपींस बोलता है मेरा EEZ है, तो बोलते हैं ना। उस सिमिलरली आगे ब्रूनी, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, सारी कंट्रीज के साथ उसका इशू चल रहा है। एज वी स्पीक अगर आप क्लास के बाद गूगल करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर USA के बहुत बड़े बड़े फ्लीट्स घूम रहे हैं। इंडिया भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है, बिकॉज इंडिया और वियतनाम यहाँ पर जॉइंट एक्सप्लोरेशन करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। ONGC विदेशा नाम से कंपनी है इंडिया में, वो यहाँ पे काम करती है इनके साथ में। प्लस इंडिया स्टैंड्स फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम चल रही है इधर, ठीक है। बहुत लोग ये बोलते हैं दैट साउथ चाइना सी इज गोइंग टू बी द न्यू जर्मनी। आर यू गेटिंग द मेटाफर? वर्ल्ड वॉर 1 और 2 कहाँ हुई थी? जर्मनी में ना। तो कहते हैं कि साउथ चाइना सी इज गोइंग टू बी द न्यू जर्मनी। इतने बड़े डिस्प्यूट्स यहाँ पर चल रहे हैं, तो इसकी ज्योग्राफी आपको आनी चाहिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है जैसे पैरासेल आइलैंड, PARACEL, ठीक है, हाइनान, स्पार्टली आइलैंड, ये सब आपको पता हो, स्कारबरो आर्किपेलागोस, ये सब आपको पता हो। वो आपसे बस आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द लोकेशन, इसी प्लेन पे क्वेश्चन पूछेगा। तो 15 मिनट्स स्पेंट ऑन दिस विल हेल्प यू, ठीक है जी। तो अफ्रीकन यूनियन समझ आया आपको, 55 कंट्रीज। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अदीस अबाबा में। कहाँ पे बनी थी ये? डरबन, साउथ अफ्रीका में। एंड द आइडिया इज कि ये सारी कंट्री से मिलकर अपनी एक यूनियन बनाई हुई है फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट। एंड देन साउथ चाइना से भी क्लियर हो गया, तो रेगुलर न्यूज में रहने वाली चीज है। नेक्स्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बड़ा, एक और बड़ा शानदार मुल्क है। मल्टीपल रीजन से इट स्टेज इन न्यूज। दो तीन जगहों पे अफगानिस्तान का जिक्र हुआ है जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। पहली, अफगानिस्तान की एक रिवर डिस्प्यूट चल रहा है विद ईरान, तो वो आपको आ सकता है, पहली चीज जो थोड़ी देर में करते हैं। दूसरा, अफगानिस्तान में जो इंडिया की एम्बेसी है उसने बोला कि यार हम अपनी एम्बेसी बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में बोलते कि जो हमारी सरकार है वो हमें पैसे नहीं भेज रही, तो हमारे पास यहाँ पे एम्बेसी चलाने के पैसे नहीं है। ये क्या बात बनी? 2 मिनट है आपके पास? सुनोगे। बेसिकली जब इंडिया आजाद हुआ तो यू हैव अफगानिस्तान, यू हैव पाकिस्तान एंड देन यू हैव इंडिया। इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन कैसे थे? हाँ, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। अफगानिस्तान भी वैसा अफगानिस्तान नहीं था जैसा आप इसको आज देख रहे हो। इट वॉज जैसा आजकल आप मान लो इमेजिन करोगे टर्की को, जैसे आप लोग हो कि गर्ल्स आर सिटिंग हेयर इन मॉडर्न क्लोथिंग, बॉयज आर सिटिंग हेयर इन मॉडर्न क्लोथिंग। आप सब अपने रिलीजन के भी पक्के हो और मॉडर्न भी हो, सच्चे भी पूरे हो, झूठे भी पूरे हो, है ना। वैसे अफगानी थे सारे के सारे, ठीक है। इस तरह का ही कल्चर था। और अफगानियों का जो टिल्ट था वो था थोड़ा सोवियत की तरफ, कोल्ड वॉर के टाइम पे रशियंस की तरफ। सिंपल। इंडिया की सरकार के साथ अच्छे रिलेशन थे। फिर रशिया को ये लगा 78 तक, 75 तक जाते जाते कि यार जो अफगानिस्तान में सरकार है ना, इसका हमारी तरफ टिल्ट है, बट अमेरिका जो है ये जा रही है, अमेरिका यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है, टिल्ट तो कभी भी यहाँ से वहाँ हो सकता है, टिल्ट तो कभी भी यहाँ से वहाँ हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अफगानिस्तान पे अटैक ही कर देता हूँ और यहाँ पे वो सरकार नहीं बिठाता जिसका मेरी तरफ टिल्ट है। कौन सी सरकार बिठाता हूँ? जो मेरी ही है, ठीक। रशिया ने अफगानिस्तान पे अटैक किया और यहाँ पर एक सरकार बनाई गई। उस सरकार के साथ इंडिया के कैसे रिलेशन थे? ठीक रिलेशन।
उसके साथ भी ठीक है। नाउ अमेरिका ने एक चीज़ करनी शुरू की, वो बोलते कि यार ये देखो जो रशियन लोग हैं ये बाहर के बंदे हैं, तुम्हारे ऊपर आगे इन्होंने अटैक किया है। और रशियन कौन है? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट कौन होते हैं? इनकी वन ऑफ द फिलोसफीज इज दैट दे डू नॉट बिलीव इन रिलीजन। इन एडिशन टू सो मेनी थिंग्स दे से दैट रिलीजन इज ओपियम टू मासेस। तो बोलते कि यार ये देखो ये गॉडलेस लोग आ गए हैं, बाहर के लोग आ गए हैं, तुम्हारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और ये रिलीजन को भी नहीं मानते, तो तुम अपने लिए लड़ो, उसके लिए हथियार मैं देता हूँ, CIA सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। आई डोंट नो आपने पुरानी रैम्बो टाइप मूवीज़ देखी हैं अगर, सिल्वेस्टर स्टैलोन की रैम्बो मूवीज़, उसमें भी क्या होता है कि जो हीरो होता है वो कौन है? अमेरिकन फौजी, साथ में कौन लगे हुए हैं? अफगानी मुजाहिदीन, और विलन कौन है? रशियंस। तो इस तरह से वॉर शुरू हो गई विद अमेरिकन सपोर्ट। इन्होंने स्टार्ट की रशिया के अगेंस्ट वॉर। उसको ये क्या बोलते थे? जिहाद, क्योंकि धर्म की लड़ाई हो रही है, और वो फौजी को बोलेंगे अब मुजाहिदीन। वो स्टार्ट हो गया पूरा। वो होने के बाद में, मैं मतलब लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट कर रहा हूँ, उन्होंने उनको हरा दिया, अफगानी भगा दिया, रशियंस भगा दिए यहाँ से। यहाँ से भगाने के बाद उनकी जो सरकार बनी वो सरकार के साथ भी इंडिया के ठीक रिलेशन थे, ठीक। लेकिन जब ये अफगानिस्तान में वॉर चल रही थी, तब अफगानिस्तान से बहुत सारे रिफ्यूजीज भाग भाग के पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में जब वो गए तो यहाँ पर उन स्टूडेंट, जो बच्चे गए, उनकी वहाँ पे तालीम शुरू हुई। उनको वहाबिज्म, वेरी कट्टर फॉर्म ऑफ इस्लाम सिखाया गया, और यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था तालिबान पाकिस्तान में। वो जो बच्चे थे उनको बताया गया कि यार ये देखो ये अमेरिकन के पिट्ठू, सोवियत के पिट्ठू तुम्हारे देश चला रहे हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्यूरिटन मूवमेंट स्टार्ट की कि यार आँखों के अलावा कोई कपड़े नहीं दिखने चाहिए औरत के, वो स्कूल नहीं जानी चाहिए, कॉलेज नहीं जानी चाहिए, बंदे ऐसे होने चाहिए, इस्लाम के हिसाब से कंट्री चलनी चाहिए। तो बहुत कट्टरवाद आया। जब कट्टरवाद आता है ना, तो वो साथ में 3-4 पैकेजेस लेके आता है। मान लो मेरे को आज कोई बहुत ज़्यादा कट्टर लीडर बनना है, बहुत फेमस, तो मैं क्या करूँगा? गरीब लड़कियों की शादी भी करा दो, ताकि लोग बोले नहीं होता बंदा चंगा भी बहुत सी। ये भी तो चाहिए ना आपको बहुत सारी चीज़ें। किसी का डिस्प्यूट है, कोई 25-30 कुड़ियां बुला के ना रखड़ी बना लांगा, हो रहा है जी 4 चीज़ा कर दांगा, पिंड च 4-5 नशेड़ियों कुटते रिहैब कराता हूँ, नहीं नशे छड़ांदा सीगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे की मुल्ला उमर ने। क्लासिक टूल किट है हाउ टू क्रिएट एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। ये 10 चीज़ें हैं, आप क्रिएट कर दो, आ जाएगी सपोर्ट। ये बंदा वधिया सीगा, एहो जी गल नहीं हैगी, ठीक है। तो वो आया यहाँ से मुल्ला उमर, उसने यही चीज़, क्या हुआ? तो बताओ सर 10 चीज़ें फिर बने। हाँ, तो मुल्ला उमर यहाँ पे आया। मुल्ला उमर ने इधर क्या करना शुरू कर दिया? इस तरह की प्यूरिटन मूवमेंट्स, धीरे धीरे इनका कंट्रोल भी बन गया अफगानिस्तान के ऊपर, और जो इनके इलेक्टेड लोग थे उनको फिर उन्होंने टांग दिया काबुल में, नजीबुल्लाह को चौराहे पे टांग दिया। और यहाँ पे सरकार आई, वो इनलिजिटिमेट सरकार जिसका नाम था तालिबान। इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्यों? क्योंकि है कौन वो? पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट हैं, ठीक है जी, उनकी सरकार है। पाकिस्तान खुश था कि यार हमारे तैयार किए हुए लड़कों की अब सरकार आ गई अफगानिस्तान में, और लॉलेस लड़के हैं, जो बोलेंगे वो करेंगे ये। बट ऐसा होता नहीं है। जो एक बार बैठ जाता है ना कुर्सी पे, उसको ना सही स्प्रिंग से फील होते हैं, फिर उसको लगता है कि अब कभी कभी अपन को लगता है अपन ही भगवान है। तालिबान का भी यही मोड आ गया, उन्होंने पाकिस्तान को भी आंखें दिखानी शुरू कर दी। इंडिया के साथ तो उनकी बनी नहीं रही थी, क्योंकि इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो फिर इंडिया का एक जहाज भी जो हाईजैक हुआ था, वो कंधार ही गया था। आपने शायद सीरीज भी देखी हो, नेटफ्लिक्स पे भी रिसेंटली सीरीज भी आई है एक। एनीवेज, अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज और कर दी। यहाँ पे इन्होंने लदेन, यू नो लदेन, तेरा बापू है लदेन था, नहीं वाला लदेन, ओ वाला लदेन हमारे टाइम में बहुत बड़ा टेररिस्ट होता था। लदेन को यहाँ पे बिठा दिया, शरण दे दी। मुल्ला उमर खुद यहाँ पर था। लदेन भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, 1200-1500 करोड़ की उसकी कंपनी थी, और मतलब बहुत बड़े ये वर्ल्ड लेवल के मोस्ट वांटेड लोग। इन्होंने USA में जाके बिल्डिंगें गिरा दी, वर्ल्ड ट्रेड और ट्विन टावर्स। तो फिर जब वो गिराई
तो यूएसए ने फिर ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म डिक्लेयर करके अटैक किया अफगानिस्तान पे। तो पहले किसने अटैक किया था? सोवियत्स ने। सोवियत्स को भगाने के लिए कौन आए? कौन है? अमेरिकन्स। अब खुद 20 साल में कौन अटैक कर रहा है? अमेरिकन्स। अमेरिकन्स ने 2002 में अटैक किया। नाउ गाइस, यू डोंट अटैक अफगानिस्तान अनलेस यू आर रंजीत सिंह। You don't attack Afghanistan. If history of Afghanistan has taught us anything, Afghanistan is a graveyard of empires. वहाँ पे ना बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन जाती हैं अटैक करने, उन्हीं जैसी बन जाती हैं। You become one of the tribes. 20 साल हो जाते हैं, 30 साल हो जाते हैं, आप भी एक ट्राइब बन जाते हो, वहीं पे निकल ही नहीं सकते वहाँ से। ये बस रंजीत सिंह के काबू आए थे एक बारी। अब यही चीज़ इनके साथ हुई। 2002 में ये गए, 20 साल अमेरिका वहाँ पे लड़ता रहा, अपनी एक सरकार भी बना दी। वो सरकार जो है शुरू शुरू में तो लगा कि हाँ ठीक है भाई, बढ़िया सरकार बन गई, लेकिन जो ये टेररिस्ट हैं यहाँ के, इन्होंने अपनी रेजिस्टेंस जारी रखी। 2022 में ये सारे के सारे वापस आ गए, तकरीबन 20 साल के बाद। जैसे ही वो वापस गए अमेरिकन्स, तो जो तालिबानी थे उन्होंने दोबारा सारी इंपॉर्टेंट जगहों पे अपना कंट्रोल बना लिया। तो किसका कंट्रोल बन गया अब दोबारा? तालिबानियों का। अब इंडिया में जो एम्बेसी खुली है, ये इतनी बड़ी कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई है? एक तो आपको पता होनी चाहिए इसलिए, दूसरी इंडिया में जो एम्बेसी खुली हुई है वो किसने खोली हुई है? ये जो 2002 से 2022 के टाइम पर सरकारें थी, जिन्होंने, जिसको लेजिटिमेट सरकार बोल रहे हैं, हालांकि वो बिठाई यूएस से नहीं है, पर लेजिटिमेट सरकार तो थी, पूरी दुनिया में उनके डिप्लोमेट्स गए हुए थे, वो वाले डिप्लोमेट्स थे यहाँ पे। तो जब तालिबानी आए तो वो बोलते इनको वापस भेज दो, वो वापस नहीं जा सकते, उनको मार देंगे वहां पे। बड़ा डेमोक्रेसी कर रहे थे भाई तुम, जब हम तुम्हें बोल रहे थे इस्लाम इस्लाम, तुम डेमोक्रेसी, उन वापस आके दिखाओ। अब वो वापस जाएं तो मरेंगे, यहाँ पे उनके खर्चे नहीं दिए जा रहे, embassies in the ruins. Are you getting the point? So why Afghanistan is a quagmire type of situation? समझ आया आपको? इस कंडीशन में इन्होंने ये बोल दिया कि यार अब एम्बेसी ने कि यार खर्चे नहीं है भाई, मर जा पेट्रोल पवा दे यार। इमेजिन एम्बेसडर ये बोल रहा हो अगर ठीक है, तो कोई ना यार मैं दवा दूंगा तेनों पैसे, घबराना। ठीक, अब फिर यार वैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिर अफगानिस्तान का खर्चा कैसे चल रहा है? अफगानिस्तान की तो पूरी दुनिया के साथ ऐसा सिस्टम हुआ है? हाँ। सो यहाँ पे क्या है, सरकार को ही, आप क्या बोल रहे हो, नार्को स्टेट। सुना आपने ये फ्रेज, नार्को स्टेट? कहाँ, बाहर के लिए सुना है ना? ठीक है। तो जब सरकारें ही प्रॉपर सबसे बड़ी अफीम की विक्रेता बन जाए, वैसे इलीगल बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, वॉरलॉर्ड्स हैं इस तरह से, तो अफगानिस्तान में अभी ऑलमोस्ट 97% पीपल हैव गॉन बिलो पॉवर्टी लाइन, which is a drastic unfortunate increase in the number of people below poverty line, which was not the case earlier. ट्रेड ही नहीं होएगा, इसीलिए आई ऑलवेज से नहीं, ये कोई बात ही नहीं बने यार। आप जैसे ना, एक ये परिवारों से लेके देशों तक ट्रू है। अगर लोग जिन्हें औलाद ਚੱਜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਨੂੰ 200 ਬਣਾ ਦੋਗੇ, ਤੇ औलाद ਜੇ बेकार है तो 200 भी मतलब खत्म कर दोगी। वही वाली गल इत्थे है, मतलब आपका लॉलेसनेस है, आपको वो लोग पसंद आ रहे हैं जो मारने कटने की बातें कर रहे हैं, आप उनकी सपोर्ट कर रहे हो। एक अनपढ़ पेंडुफिकेशन, अनपढ़िफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स अगर आप करोगे तो ये होएगा ही। आपको जो लोग जो ज्ञानी हैं, समझदार हैं, विजडम वाले हैं, फार साइटेड हैं, पैशन से नहीं लॉजिक से चल रहे हैं, विजडम से चल रहे हैं, और एनर्जी भी है उनमें, वो चलाएं ना आपका देश। ये थोड़ी है कि यार ये फिर अगे पीछे कुछ नहीं सोचता,
कोई ना, फिर देख लो, साल तो मिल जूगा रिजल्ट। सेम थिंग यहाँ अक्रॉस दी वर्ल्ड ऐसा ही होता है, यहाँ पे अकेली जगह थोड़ी ऐसे। यू नीड पीपल हु एक्चुअली थिंक, ठीक है, एंड वी ऑल शुड ट्राई, इट्स नॉट ऑल दैट डिफिकल्ट, ठीक है, ठीक है, यू गेटिंग द पॉइंट, देयर पॉलिटिक्स हैज डन दिस थिंग। हाँ जी, समझ आया आपको अफगानिस्तान का इशू क्या चल रहा है? तो अभी इंडिया ने इस बार लेकिन क्या किया हुआ है कि अभी भी तो वही तालिबान है जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। अब इंडिया ने इस बार क्या किया है, एक बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू रिकॉग्नाइज सा किया हुआ है। हाँ कि यार ठीक है, हमारे साथ इनके रिलेशन ठीक है, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है अफगानिस्तान में, तो यार अब जो है सो है, फिर वो देखे उनका देश देखे। सो राइट नाउ द करंट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अ वेरी रियलिस्टिक पॉलिसी कि यार हम ना दुनिया के मसीहा नहीं है कि यार हम इस सरकार को नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे क्योंकि ये मान लो आम लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। यार उनके उधर के लोगों ने चुना है ना उसको, ठीक है। इंडिया के लिए क्या सही है, रिलेशन बनाना या ना बनाना? हमारे लिए सही है कि यार हम ऑफिशियली चाहे ना भी बनाएं, पर एक हमारी एनिमोसिटी ना हो उनके साथ, अंडरस्टैंडिंग हो। वो अंडरस्टैंडिंग चल रही है, ठीक है जी, ठीक ठीक ठीक। चलो नेक्स्ट, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। आ रहा हूँ ना उसमें, आऊँगा। मैंने आपको वैसे बोला कि 2-3 बारी न्यूज़ में रहा है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। यार जिमें है ना, मान लो साउथ चाइना सी, मैं तो कुछ लिखाया था है ही नहीं, या इवन अफगानिस्तान भी मैं हाले कुछ लिखाया था है ही नहीं। इट इज़ नॉट अबाउट राइटिंग, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद मैप वर्क है। अब मैं आपको मैप वर्क तो क्या ही लिखा हूँ यहाँ पे, आप 10-15 मिनट स्पेंड करो अच्छे से खुद से, ठीक है जी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। यार यहां से मुझे लगता है आपको क्वेश्चन आ सकता है। 3 चीजें, एक जिसको हम बोलते हैं रोम स्टैच्यूट, एक जिसको हम बोलते हैं द हेग कन्वेंशन, और एक जिसको हम बोलते हैं जिनेवा कन्वेंशन। सुनो भाई, पहले आराम से समझ लो, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। फर्स्ट, इंडिया की एम्बेसी खुली हुई है यूके में, इंडिया की एम्बेसी खुली हुई है लेट्स से कनाडा में, और वहां पे खालिस्तानी सपोर्टर्स जाके एम्बेसी पे हमला करते हैं, पहली चीज। अब जो वहां पे आपके एम्बेसडर्स हैं, और सिमिलरली इंडिया में भी फॉरेन कंट्रीज के एम्बेसीज खुली हुई हैं, मान लो यहाँ पे आके किसी एम्बेसी पे यहाँ इंडिया के लोग हमला करते हैं, तो ये जो है ना कि एक दूसरी कंट्री के ब्यूरोक्रेट्स, एक दूसरी कंट्री के डिप्लोमेट्स, इनकी प्रोटेक्शन करनी है। अगर ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का अगर कोई डिप्लोमेट इंडिया में है, एम्बेसडर, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो आप उठा के उसको जेल में नहीं डाल दोगे, आप उसको मार नहीं दोगे। ये एक प्रॉपर कन्वेंशन हुई हुई है जिसको हम बोलते हैं वियना, वी से याद रखना, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। मैं करवाऊंगा, एक मिनट रुको, पहले समझो, पहले समझ आ गई आपको? तो व्हाट इज वियना कन्वेंशन अबाउट? इट इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ डिप्लोमेट्स। अब आपको पता है खबरों में पिछले 2 साल से चल रही है, यूके में इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक्स हुए, कनाडा में इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक्स हुए। सिमिलरली बहुत सारी कंट्रीज ने रशियन डिप्लोमेट्स को भेज दिया था वापस, उनसे रिलेशन खत्म कर लिए रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। यूके के और रशिया के रिलेशन बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे गए हुए हैं, यूएसए के और रशिया के तो थे ही ऐसे। तो एक तो ये खबरों में इसलिए था। सो व्हाट इज वियना अबाउट? डिप्लोमेट्स, पहली चीज, ठीक है जी। दूसरा आता है आपका रोम स्टैच्यूट। रोम स्टैच्यूट किस चीज से रिलेटेड था? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। अगर किसी भी कंट्री में कोई वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहे हैं, कोई एथनिक क्लिनजिंग हो रही है, जैसे म्यांमार में ऐसा केस आया था कि वहाँ की सरकार वहाँ की एक पर्टिकुलर एथनिसिटी के लोगों को क्लीन कर रही है मतलब मार रही है, अनफॉर्चुनेट, हाँ, रोहिंग्यास वगैरह का। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि रोम स्टैच्यूट के अंडर उसकी सुनवाई होगी।
उसके बाद यार दो और हैं आपके पास, द हेग कन्वेंशन एंड जिनेवा कन्वेंशन। इसको भी यार आप समझो जरा। मान लो दो, इंडिया और पाकिस्तान की 1971 में लड़ाई हुई थी, तो पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 1 लाख फौजियों ने सरेंडर किया था। जो वो फौजियों ने सरेंडर किया, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਓਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਹ ਕੱਢ ਦੋ। these kind of things should not happen, ठीक। so what should be the rules and regulations with armed forces? इसके लिए एक कन्वेंशन होनी चाहिए। सिमिलरली अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, मान लो दो कंट्रीज की लड़ाई है, रशिया और यूक्रेन की, और रशिया एक चीज करे कि यूक्रेन के जितने बच्चे हैं ना, यार वो बड़ों से लड़े ही ना, जितने बच्चे हैं उन सबको किडनैप करके ले जाए। डू यू थिंक दैट्स फेयर? अब आपको ये लग सकता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, दैट्स नॉट ट्रू। थोड़ा सा कायदा है। महाभारत के टाइम से हम देखते हैं यार, ये वाले भी जो थे बंदे अपने कुरुक्षेत्र वाले, ये भी शाम को सूरज ढलने के बाद लड़ना बंद कर देते थे। अगर कोई अनप्रिपेयर्ड बैठा तो उस पर जाके, ऐसा तो नहीं है कि यार अर्जुन ने ये सोचा कि यार करण सुत्ता होएगा ना उस टाइम तीर मार दूंगा जहाँ पे मुखा हुआ है ना, प्रॉपर लड़ना है बंदों की तरह। हाँ जी, आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस थिंग कि यार वॉर्स के भी रूल्स बने हुए हैं, क्या क्या डूज हैं क्या क्या डोंट्स हैं, जो फ्रीक्वेंटली वायलेट होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट फिर भी आपको पता हो कि इससे रिलेटेड कन्वेंशंस एग्जिस्ट करती हैं, ताकि हम ये मानते हैं कोई भी देश है, चाहे वो रशिया है, इंडिया है, इजराइल है, पैलेस्तीन है, कि यार देश ना लास्ट, जब कोई उसके पास ऑप्शन नहीं रहती, लास्ट रिजॉर्ट होता है जब वो लड़ाई करता है, और वो लड़ाई करता है खुद को बचाने के लिए, ना कि बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मारने के लिए। इस चीज को ध्यान में रख के जो कन्वेंशंस बनी हुई हैं, द हेग कन्वेंशन एंड जिनेवा कन्वेंशंस, तो ये 4 कन्वेंशंस आपको आनी चाहिए। इन सबको मिला ले हम, तो हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। समझ आया आपको है क्या? पहला राइट डाउन फर्स्ट, जिनेवा कन्वेंशन। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ which acts as a shield for sick and wounded, in the armed forces, and for those who do not take part in any hostilities. Example: children, patients, etc. Hostility, बंदे को डायबिटीज हो, बीपी हो, कुत्ते को फौजा चढ़ जाना, ठीक है ना करो यार, वो बेचारा पहले ही ढिला है ना? ठीक है, क्लियर। दूसरा है द हेग कन्वेंशन। हेग कन्वेंशन ये भी क्या बता रहा है कि यार वॉर के टाइम पे आपने दुश्मन को जो जवाब देना है वो कैसे देना है। तो समझ गए, कोई तरीका होता है ना? हाँ, तो लिखो द हेग कन्वेंशन addresses the conduct of warfare
warfare and allow for reciprocity, जवाब तो देना ही है, reciprocity towards an enemy party। ठीक है, थर्ड है रोम स्टैच्यूट। हाँ जी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। ना वो तीजा है रोम स्टैच्यूट। हाँ यार आप ये देखो ना, फिर वही बात, सुनो भाई, मान लो यार, हाउ इज फर्स्ट वन डिफरेंट फ्रॉम सेकंड वन। सबसे पहले मैंने आपको कौन सी लिखवाई, जिनेवा। जिनेवा बोल रही है कि यार कोई बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे वॉर में, पेशेंट्स हैं, इवन एडल्ट जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग ना डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं जिनेवा के। सिमिलरली कुछ सिख हैं, वुंडेड हैं, उनके लिए आपका क्या व्यवहार होए, क्या बर्ताव होए, वो कहाँ पे हो रहा है डिसाइड, मतलब उसके लिए गाइडलाइंस कहाँ है, जिनेवा में। लेकिन मान लो यार ऐसा करता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, दो देशों की लड़ाई है, मैं दूसरे देश में गया, उनके सारे पशु जला दिए, घर जला दिए आम लोगों के। डू यू थिंक दिस इज द राइट वे टू फाइट? हाँ जी, तो वो नॉट अ राइट वे टू फाइट कैसे पता लग रहा है? हेग कन्वेंशन भी यही बोल रही है, दिस इज नॉट अ राइट वे टू फाइट। ठीक है, चार कायदे कानून तो मतलब गैंगस्टर्स के भी होते हैं कि नॉट अटैकिंग फैमिली, दिस दैट, ये वो होपफुली होते होंगे। ठीक है, होंगे वेंडेटा, हाँ हाँ, अच्छा। हेग कन्वेंशन समझ आया आपको डिफरेंस क्या है? तीसरा रोम स्टैच्यूट। रोम स्टैच्यूट इज द ट्रीटी, रोम, ROME, रोम स्टैच्यूट इज द ट्रीटी एस्टैब्लिशिंग ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको आने के चांसेस है वो है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। डिप्लोमेटिक रिलेशंस। This convention was adopted in 1961. It is ratified by 193 countries. 61, 1961 सारी कंट्री 193 कंट्रियां एग्री कर गई भी ठीक है भाई। ठीक, एक कन्वेंशन रिपीट करने की जरूरत है क्या? द हेग कन्वेंशन एड्रेसेस द कंडक्ट ऑफ वॉरफेयर एंड अलाउ फॉर रेसिप्रोसिटी टुवर्ड्स एन एनिमी पार्टी। ठीक है, तो 193 कंट्रीज क्या बोल रही हैं? अ पर्सन वर्किंग एज डिप्लोमेट, a person working as diplomats are inviolable, inviolable। रावण ने गलती करी थी, हनुमान जी एज अ डिप्लोमेट गए थे कि यार तब तो गलत काम हो गया, लेट्स नॉट फाइट, दिस इज आई एम द मैसेंजर एंड है, हाँ, फिर हाँ, फिर लंका जल गई थी, है ना। इनवायलेबल एंड, सो आप दूत के साथ ऐसा नहीं करते ना, वो तो राजदूत है, वो अपना काम कर रहा है वहां पे, तो आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे हैं। उसने भी की थी, अच्छा। इनवायलेबल एंड कैन देयरफॉर नॉट बी अरेस्टेड और डिटेन्ड, inviolable and therefore cannot be arrested or detained।
इंडिया ने कनाडा को बोला था ना कि यार तुम्हारे जो यहाँ पे डिप्लोमेट है इनको कम करो, इतना स्टाफ है। हाँ, उस तो बाद जो ये जस्टिन ट्रूडो सेड कि यार कि वी हैव क्रेडिबल डाउट दैट दिस एंड दैट, है ना। हाँ हाँ, नहीं दैट इज ऑल्सो, हाँ दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो एनीवेज यू गेट द कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी हाँ जी। क्लैरिटी है वियना कन्वेंशन, जिनेवा कन्वेंशन, रोम स्टैच्यूट एंड, क्योंकि ये सारे ना एक जैसे लगने लग जाते हैं आपको बाद में, यार ये तो ये नहीं सीखा, ये तो ये नहीं सीखा, सो यू शुड नो द डिफरेंस। चले आगे नेक्स्ट। हाँ जी लिखो। ये बस यार बहुत कम चांसेस है आपको आने के, अगर आ जाए तो आपको पता हो। यहां से काबुल से एक नदी जा रही है ईरान में, इनका हुआ है समझौता। उसका नाम है हेलमुंड रिवर, HELMAND, आई बेग योर पार्डन। इट्स अ रिवर बिटवीन ईरान एंड तालिबान, ईरान एंड अफगानिस्तान। दिस इज अफगानिस्तान longest river, just so you know. ठीक, क्लियर। कम चांसेस है आने के, पर अगर आ जाए तो फिर इजी है। हाँ जी वंशिका, समझ आ रहा है आपको? आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ओपेक कंट्री का नाम सुना आपने? हाँ, कौन सी कंट्रीज हैं ये? जड़ी तेल काट दी है जड़ी, है ना। हाँ, ओपेक कंट्री, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो एक तो आपको यही इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन आएगा कि ओपेक कंट्रीज क्या होती हैं। बेसिकली क्या है कि ये ना प्राइसिंग डिसाइड करती हैं, प्रोडक्शन डिसाइड करती हैं। आप खुद दिमाग लगाओ, मान लो हम 14 वो मेन कंट्रीज हैं जहां से ऑयल प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम कोऑर्डिनेटेड तरीके से प्रोडक्शन नहीं करेंगे और 6 कंट्रीज ओवर सप्लाई कर दें, तो तेल के प्राइसेस क्या होंगे? नीचे गिर जाएंगे तेल के प्राइसेस। अब तेल के प्राइसेस नीचे गिर जाएंगे, अब हम क्या करें? हम मान लो प्रोडक्शन रोक देंगे, क्या इतने में तो फायदा ही नहीं हो रहा। अब हम प्रोडक्शन रोक देंगे तो दुनिया में प्रोडक्ट तेल के प्राइसेस क्या हो जाएगा? रेट बढ़ जाएगा। अब रेट बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, फिर हम पे प्रेशर होएगा तेल के प्राइसेस कम करने, प्रोडक्शन करो। फिर हम प्रोडक्शन करनी शुरू कर देंगे, तो आप देखोगे कि फ्लक्चुएशन ही चलती रहेगी सारा टाइम। नंबर वन, जो उनका व्यू पॉइंट है। नंबर टू, अगर ऑयल में फ्लक्चुएशन है ना, तो आपकी सारी इकोनॉमीज में फ्लक्चुएशन है, जैसा हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है। आप दुनिया में कोई भी चीज़ उठा लो, दुनिया की सबसे ऑर्गेनिक चीज़ जो आप पंजाब में उगाओगे, अगर उसको मान लो यूज़ किसी ने महाराष्ट्र में करना है, तो पंजाब से महाराष्ट्र जाएगी कैसे वो चीज़? ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑयल तो वहां पे भी लगेगा ही। बंदा दुकान पे खरीदने आएगा उसको, आप लोगों के घरों में तो नहीं दे रहे हो, घरों में दोगे तो भी तेल लगेगा। वो दुकान पे खरीदने आएगा तो भी अपनी गाड़ी में खरीदने आएगा। ऑयल हैज बिकम दैट एंड दैट थिंग, जो जो असेंशियल है, उसकी प्राइसिंग, उसकी सप्लाई, उसकी डिमांड, ये सब चीज़ें वेल कोऑर्डिनेटेड होती हैं। प्लस इन्होंने थोड़े कार्टल भी बना रखे हैं अपने, क्या, ताकि इनके पास में पैसा रहे। फिर अब आप दूसरी चीज़ देखो, मान लो ये अमेरिका है, अमेरिका ने ऑयल का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया, शेल गैस। मैं करवाऊंगा आपको साइंस एंड टेक में। तो अब शेल गैस आ गई, तो मुझे लगेगा कि यार अब ऑयल के प्राइसेस का कुछ, उसकी सप्लाई कम करें बढ़ाएं, प्राइसेस कम करें बढ़ाएं, ये सब डिसीजन लेने पड़ेंगे। ठीक बात। तो पूरी दुनिया में ऑयल की रेगुलेशन के लिए जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो ये कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, अमीर अमीर बड़ी बड़ी कंट्रीज। उसको हम क्या बोल रहे हैं? ओपेक। समझ आया क्यों बना रखी है? सिंपल है, राइट डाउन। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। established in 1960।
1960 में बनाई थी। कहाँ? बगदाद कॉन्फ्रेंस, बगदाद। हेडक्वार्टर इज इन वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया। अभी हमने मान साहब थोड़ी देर पहले वियना पढ़ा था, क्या था वो? कोई ना, तुम्हारा नंबर भी आएगा जिससे पूछ रहा हूं। भूल गया ना, है ना भाई? यही यही चीज है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, किसी का भी पेपर इसलिए नहीं रहेगा कि पेपर में कुछ ऐसा आ गया जो आप लोग जो सीबीएल में तैयारी कर रहे हो आपने नहीं पढ़ा हुआ था। कुछ ऐसा पेपर में होगा जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ था, वो किसी ने नहीं पढ़ा होएगा। पेपर कहां पे फंसेगा? याद नहीं आया, गलत कराए। एक बात उसका आप देख पा रहे हो ना कि यार भूल जाइए, भूल रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं, तो हेंस मल्टीपल रिविजन्स करी जाने हैं। वो बनाओ जैसे वो बना रहा था निमोनिक्स, जूस जीएफ। हाँ हाँ जी। कहाँ हेडक्वार्टर इसका? वियना। ठीक है जी। तो ये सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, वेनेजुएला, ये सब इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। एक है ओपेक प्लस। इसमें क्या? ओपेक कंट्रीज एंड अदर मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स लाइक रसिया, लाइक रशिया, ऑयल प्रोड्यूसर्स लाइक रशिया, कजाकिस्तान, साउथ सुडान, साउथ सुडान। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया यूएस, या ऐसे लिख लो IUSSED। इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग। ठीक है यार, अब इंडिया और यूएसए का स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग हुआ है, मतलब क्या है? बलदीप, हुज बलदीप देवसा? हाँ बलदीप, या अब समथिंग अबाउट ट्रेड रिलेटेड, क्योंकि नाम ही इंडिया यूएस ट्रेड डायलॉग है। यार देखो, अब हम कितनी चीज़ों में ट्रेड कर सकते हैं। हम कंप्यूटर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लग्जरी आइटम्स, गाड़ियां खरीद सकते हैं, फोर्ड, एंडेवर, ये सब यूएसए की हैं गाड़ियां, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एंटरटेनमेंट, खाने की चीज़ें, कॉर्नफ्लेक्स, साबुन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के प्रोडक्ट्स, ये सारे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। वैसे ही इंडिया और यूएसए हथियार भी तो खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। वो वाला मटेरियल भी तो खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं जिससे हथियार बनते हैं। और जैसे गाड़ियों में होता है, क्या थोड़ी गाड़ी जो है चेसी बन के आ गई यूएसए से, और बाकी गाड़ी आपने असेंबल कर दी साउथ इंडिया में, और ये लो जी आपकी फोर्ड एंडेवर तैयार हो गई, या आपकी शेवरले की गाड़ी तैयार हो गई। वैसे हथियारों में भी तो हो सकता है कि केमिकल जो है वो आ गया इंडिया से या यूएसए से, और एक जगह पे आपने जॉइंट प्रोडक्शन कर ली। देख पा रहे हो? सिंपल है। जैसे किसी भी चीज में ट्रेड हो सकता है, वैसे ही इन चीजों में भी ट्रेड हो सकता है, जैसे कि हथियार।
या वो रॉ मटेरियल जिससे हथियार बनते हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड जो हमारी ट्रेड डील हुई या डायलॉग हुआ, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इंडिया यूएसए स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग। सुनो सुनो, अब ये डायलॉग हुआ क्यों? अब ना आगे आगे इंडिया और यूएसए को बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। रीज़न क्या है? हमने ना कुछ पैक्ट साइन किए हैं, जैसे कि ICET, जिसके अंदर हमने ये डिसाइड किया है कि जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उस पे इंडिया और यूएसए मिलके काम करेंगे। अब आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, मान लो मैं यूएसए हूँ, मुझे लग रहा है कि यार मैंने इनको कोई क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनके साथ कोई को प्रोड्यूस की, इन्होंने कल को वो शेयर कर दी फिलीपींस के साथ, फिलीपींस ने शेयर कर दी लेट्स से रशिया के साथ, तो इसलिए हमारे तो कुछ पैक्ट साइन होने चाहिए पहले। तो इस तरह से बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे पैक्ट्स वो सब साइन हो रहे हैं, सो दैट देयर कैन एक्चुअली बी अ फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो ऑफ नॉलेज, एंड फिर हम अच्छे से डिफेंस ट्रेड कर सके आपस में। इंडिया बहुत ज़्यादा डिफेंस में ना यूएसए की तरफ टिल्ट होता जा रहा है। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन बन रहा है सऊदी अरेबिया के बाद, तो वैसे ही डिफेंस बजट इंडिया का बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। अब इसके अंदर 4 चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब आपको आइडिया समझ आया कि बात क्या बनी? इंडिया यूएसए स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग, बात क्या बनी? कि यार उस चीज़ की ट्रेड की बात हो रही है जो हथियार और वेपन्स एंड ऑल दैट। अब एक कंट्री को इंटरनेशनली 4 ग्रुप्स का पार्ट अगर वो है तो उसकी अच्छी रेपुटेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट ऑफ आर्म्स और मूवमेंट ऑफ केमिकल वेपन्स और मूवमेंट ऑफ दैट मटेरियल विच कैन बी यूज टू मेक आर्म्स और केमिकल वेपन्स। वो 4 एग्रीमेंट्स कौन से हैं? पहला ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ठीक है। दूसरा वासेनार ग्रुप, तीसरा NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, और चौथा MTCR। ठीक, ये 4 हैं। पढ़े आपने ये चारों? 2-2 मिनट लगा के हम इनको कर लेते हैं। इसमें से इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर है, इंडिया वासेनार ग्रुप का मेंबर है, इंडिया MTCR का मेंबर है, इंडिया NSG का मेंबर नहीं है। ठीक, समझ आ रहा है? एक एक करके देखें, आपको समझ आया डायलॉग का प्रीमाइस? क्विकली राइट डाउन। सबसे पहले एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। कि भाई कायदा कानून क्या है दुनिया में? अगर मैंने हथियार खरीदने बेचने हैं कायदे कानून के थ्रू, नॉट थ्रू अंडरवर्ल्ड, प्रॉपर अगर मैंने खरीदने बेचने हैं तो क्या कायदा कानून है? पहला वासेनार अरेंजमेंट, वासेनार अरेंजमेंट। Do you know anything which can be like used for civilian purpose as well as for the military purpose? टीयर गैस को सिविलियन पर्पस में कैसे? टीयर गैस को सिविलियन पर्पस तरने वाले ते भी सुट सकते हैं, ते पाकिस्तान ते भी सुट सकते हैं, चाइना वाले बॉर्डर ते भी उन्होंने चाइनीज रुआते इन ने देखा काम ही नहीं करनी, कोई और देख। नाउ चलो, नाउ दैट माई सडावर इस जोक इज ओवर, आगे बताओ। हाँ जी, कोई और? टीयर गैस नहीं कुछ? हाँ एक सेकंड, गन का सिविलियन यूज क्या है? इससे लड़ाई होती है तो? और नहीं यार आप समझ नहीं रहे हो, जैसे सुनो। हाँ ओके, दैट आई विल टेक इट। ड्रोन्स आप यूज कर सकते हो सिविलियन पर्पस के लिए भी और सर्वेलेंस उस पर्पस के लिए भी। और न्यूक्लियर एनर्जी,
आप उससे बिजली भी बना सकते हो, आप उससे बम भी बना सकते हो। समझ आया आपको ड्यूअल टेक्नोलॉजी? कोई अब एग्जांपल दो। रिजुल? वो न्यूक्लियर में ही आ गया। हाँ जी, हाँ वेरी गुड, हाँ बताओ। केमिकल्स हैं दुनिया भर के, वो फॉस्फेट वगैरह इस तरह से, वो आपके एक्सप्लोजिव में भी यूज़ होते हैं और आपके केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ ड्यूअल टेक्नोलॉजी। यार अब आपने एक चीज़ छोटी सी देखना, आपको लगेगा यार ये काम कैसे करती हैं, क्या बॉडीज़ हैं ये, क्या ही बोली जा रहा है ये है? कब क्लास ओवर होएगी ये? देखो आप ना, मतलब इंडिया में तो थोड़ा चलो ज़्यादा बेड़ा गर्क है, पर वैसे आप किसी भी कंट्री में जाओ, इंडिया में भी, आप कोई ऐसी दवाई होएगी ना, जैसे मान लो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी एंजाइटी पिल है, आप फार्मासिस्ट के पास जाओ, केमिस्ट के पास, आप बोलो कि यार मेरे को एक गोली दे दे, वो बोलेगा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ला, वो आपको दवाई देगा नहीं। क्या हो गया? दादे दादे, ये सब मेरे को भेज दो हैं? वो आपको दवाई देगा नहीं। सिमिलरली बहुत सारी और ऐसी दवाइयाँ हैं जो वो आपको नहीं देगा, वो बोलेगा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ला। यार उसके पीछे दवाई पड़ी है, आपके पास पैसे हैं, फिर वो आपको दे क्यों नहीं रहा? इसको बोलते हैं हम कंट्रोल्ड सब्सटेंस। में भी सरकार ने कोई लॉ बनाया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि यार ये वाली जो गोली है ये साइकोट्रॉपिक इन नेचर है, ये आपने तभी देनी है जब डॉक्टर रेकमेंड करेगा। अब अगर वो दे देगा तो क्या हो जाएगा भाई, एक दिन उसके पास उसका ऑडिट होएगा कि तेरे पास इतनी गोलियां आई थी, फैक्ट्री से जिससे उसने खरीदी है उस फैक्ट्री वाले का भी ऑडिट होएगा कि तूने इतनी बनाई थी, इतनी तूने यहाँ बेच दी, इतनी यहाँ बेच दी, तेरी बाकी गोलियां कहाँ हैं, उसको इन्वेंट्री में दिखानी है। अगर वो ना दिखाए तो उस पर भी लॉ लगेगा। फार्मासिस्ट अगर ना दिखाए कि यार ये रही मेरी दवाइयाँ, ये वापस मैंने भेज दी जो मेरी एक्सपायर हो गई थी, तो उस पर भी लॉ लगेगा। तो इस तरह से प्रॉपर एंट्रीज होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ रैंडम साइकोट्रॉपिक दवाई। कितनी की बड़ी चीज़ है यार, बंदा सो लेगा थोड़ी देर, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा। नाउ थिंक अबाउट, अगर एक छोटी सी सब्सटेंस के लिए इतना बड़ा सिस्टम बन सकता है। फॉलो कर पा रहे हो ना? अब तो हम उस मटेरियल की बात कर रहे हैं जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा। सो यू कैन इमेजिन कि कैसे ट्रेसिंग होती होगी। एक बात, इंटरनेशनली उसी तरह से ट्रेसिंग करी जा सके, ताकि ये ना हो कि हर जना खना जो है वो केमिकल वेपन लेके घूम रहा है। छोटा मोटा कोई 500 बंदों ने मिलके कोई ग्रुप बनाया अफगानिस्तान में, कोई गैंगस्टर ग्रुप, और चलो जी अब वो केमिकल वेपन लेके घूम रहा है, न्यूक्लियर वेपन लेके घूम रहा है। ऐसी दुनिया थोड़ी बनानी है। इसलिए ये अरेंजमेंट्स बने हुए हैं कि प्रोलिफरेशन ना हो, बहुत कंट्रोल्ड सब्सटेंस हो ये। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है वासेनार ग्रुप, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Responsibility in transfer of conventional आर्म्स, जो पुराने हथियार चले जा रहे हैं उसमें भी क्लैरिटी होगी कौन सी कंट्री किसको कितने हथियार दे रही है। एंड ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। 42 कंट्रीज एंड इंडिया इज अ मेंबर। इंडिया तो आई थिंक चेयरपर्सन भी था शायद, लास्ट टू लास्ट ईयर। ठीक है जी, वासेनर समझ आ गया, ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी के लिए। दूसरा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था ना कि हमने सोचा कि पहले कोविड को क्या करें, जिसको हो गया उसको कमरे में बंद कर दो,
उसके घर के बाहर ताला लगा दो। क्या बोल रहे थे उसको हम? क्वारंटाइन। कि पहले हम ये कर देते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि यार ये प्रॉब्लम बस इधर ही है, फिर उसका इलाज करना शुरू कर दो। तो पहले आप ऐसे प्रोलिफरेशन रोको इसकी। सिमिलरली जब न्यूक्लियर वेपन्स बने तो यूएस से बोलता कि यार ये जो बीमारी है ये 5 कंट्रीज के पास ही है, न्यूक्लियर बॉम्ब नाम की। यूएसए, यूके, फ्रांस, पहला, हाँ पहला, पहला कितने से की, हाँ हाँ, रशिया एंड चाइना। ये बोलते हैं कि यार ये जो 5 कंट्रीज हैं, यूएसएसआर, ठीक है, एना कोले है गए न्यूक्लियर बॉम्ब। ये बोलते हैं कि यार पहले सिर्फ हमारे पास रहने दो, और एक ट्रीटी साइन करते हैं कि हमारे अलावा कोई भी और अब न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। हम इसको कैसे देख रहे हैं? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह जो यार हमारे पास है, ठीक है, कोई और नहीं बनाएगा, बदले में हम तुमसे टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को भी हम ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। इससे भाई तुम्हारे रिएक्टर चलेंगे, बिजली बनाओ, बम नहीं बनाएगा कोई। जिस जिस कंट्री ने साइन कर दिया उस कंट्री के साथ इन्होंने टेक्नोलॉजी साइन कर ली। इंडिया ने साइन नहीं किया, ट्रीटी साइन भी नहीं की, और फिर इंदिरा गांधी ने बम भी फोड़ दिया। इंडिया ने टेक्नोलॉजी बना के और स्माइलिंग बुद्धा नाम से न्यूक्लियर बम भी फोड़ दिया। हाँ, पोखरन, हाँ टेस्टिंग कर दी। जब टेस्टिंग करी तो फिर सॉल्यूशन यूएस से लेके आया कि यार कोई ना, इनके पास टेक्नोलॉजी तो है, पर इंडिया के पास में ना यूरेनियम नहीं है, वो जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो उस ग्रेड का। तो हम एक काम करते हैं, जो जो कंट्रीज के पास में यूरेनियम है उनकी एक बॉडी बना देते हैं, एनएसजी, और इनको बोलते हैं कि यार तुमने किसी भी उस कंट्री को न्यूक्लियर नहीं देना जो इसका पार्ट नहीं है। अब इंदिरा गांधी कुछ करके दिखाई, एंड राइटली सो। उसके बाद में फिर हमारे इंडिया के अगेंस्ट ही बना था एनएसजी, कि बम है अब हमारे पास, लेकिन हम बिजली नहीं बना पा रहे, अभी भी कोयले से ही चलती है, बस आ जाएंगे महीने में गर्मी आपको दिख जाएगा, ठीक, बिजली कोयले से ही चलती है। तो दैट हैज बीन द प्रॉब्लम। एनएसजी लिखो, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज, supplier countries that seeks to prevent nuclear proliferation. Seeks to prevent nuclear proliferation. It was founded in response to Indian nuclear test in 74, Indian nuclear test in 1974. There are 48 member countries. 48 member countries, and India is not a member. ठीक है जी। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। क्या हुआ? थक गए? बस 15 मिनट में रहेगी क्लास, 10 मिनट की रहेगी। भूख लगी, सिर भी दुखने लग गया, भूख भी लगी, चलो बस फिर 16 मिनट, ठीक है। अब 5 मिनट रह गए यार, लिखो जल्दी। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इट्स एन इनफॉर्मल फोरम। मैंने सुना है कि जब भूख लगी होती है उस समय जो आप पढ़ते हो वो बिल्कुल याद रहता है। देखो ये ना स्पिरिट, सर व्रत रख लेंगे तुम प्रीलिम कराने वाले बनो, है ना,
द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, फोरम ऑफ कंट्रीज, फोरम ऑफ कंट्रीज विच, या लिखो टू स्टॉप द forum of countries which seek to stop the development of chemical or biological weapons. यार अब आप मेरे को बोल देते सर ये सब आता है हमें, 5 मिनट में खत्म करो। बायोलॉजिकल वेपन्स भी बहुत खतरनाक चीज है, यूएसए ने यूज किए थे वियतनाम में, है ना। वेरी गुड। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। लास्ट MTCR, यस, इंडिया सिर्फ NSG का मेंबर नहीं है। चाइना ना NSG का मेंबर नहीं बनने देता इंडिया को, बोलता है कि अगर इंडिया को बनाना है फिर पाकिस्तान को भी बनाओ। MTCR का भी इंडिया मेंबर नहीं बन पा रहा था, इटली नहीं बनने दे रहा था। देयर वर 35 कंट्रीज और इटली ऑब्जेक्ट कर रहा था इंडिया की मेंबरशिप को। फिर अब कुछ साल पहले मोदी जी गए और MTCR की मेंबरशिप ले आए। वेल, एक लंबी कहानी है, किसी दिन और बताऊंगा कैसे मिली इंडिया को MTCR की मेंबरशिप। मैंने मोदी जी ने नहीं दसी कि तो सर अंदर दी गल दसो। बट एनीवेज, है क्या है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, आपको ना एक हम मिसाइल सिस्टम कराएंगे, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। इस तरह से आपको 300 किलोमीटर से दूर, कितने, अगर आपने कोई रॉकेट मिसाइल फेंकनी है जिसका पेलोड हो 500 kg से ऊपर, तो वो वाली टेक्नोलॉजी शेयर करने की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि यार ये टेक्नोलॉजी नहीं आप शेयर कर सकते उस कंट्री से जो MTCR का मेंबर नहीं है। तो रशिया ने ब्रह्मोस जब इंडिया से शेयर की थी पहले, तो उसकी रेंज कितनी थी, 298 किलोमीटर, ठीक है, इसलिए रेंज थी ना। फिर अब इंडिया MTCR का मेंबर है, अब इंडिया की मिसाइल जाके बीजिंग गिरा दे तो जाए, टेंशन नहीं कोई। लिखो, MTCR इज अ ग्रुप ऑफ 35 मेंबर स्टेट्स। मेंबर स्टेट्स, सॉरी 35 मेंबर स्टेट्स। यार अब आप इतना बोल बोल के मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ, विच सीक टू लिमिट proliferation of missile and missile technology. India is a member. यार लिटरली 5 मिनट्स रह गए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 4 जगहें बतानी है। बता दूं क्या, भूख लग रही है तो जाओ, 10 दा, हाँ 5 मिनट लगने, चलो ठीक है। ऑलराइट, ये टर्म आपको पेपर में आ सकती है, काखोवका डैम एंड रिजर्वायर। बस नाम लिखो, एक बार लिखोगे तो याद रहेगा। प्लेसेस इन न्यूज आनी चाहिए ना। काखोवका डैम है ना यहाँ पे, यहां से ही सारा पानी की सप्लाई जाती है क्रीमिया वाले एरिया में, है क्रीमियन पेनिनसुला पे। ये बस आपको नाम देख के याद आना चाहिए कि काखोवका डैम कहाँ पर है, क्रीमियन एरिया में, क्रीमियन पेनिनसुला में, यूक्रेन में। ये बहुत सेंसिटिव जोन है, जब रशिया ने अटैक किया था तो रशिया ने इस पर भी कंट्रोल बना लिया था, और ऐसा भी लग रहा था कि ये डैम खोल के सारा का सारा पानी यहाँ पे बह जाएगा, और इसके पास ही न्यूक्लियर प्लांट भी है, तो इसलिए वो भी टेंशन थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन था ये 2 साल पहले। अब आपको पता आप 2 साल पहले क्या कर रहे थे, बट उस समय ये काफ़ी खबरों में था।
दूसरा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज। क्या बोलते हैं इसको? KALININGRAD, प्लेसेस इन न्यूज में कालिनिनग्राड। ठीक है, इसके बारे में सुन लो। ये देखो, सिर्फ एक बार आपको पता होएगा ना, आपको बहुत फायदा हो जाएगा रिवीजन के टाइम पे। यार रशिया तो ये रहा, कालिनिनग्राड कहां पर है? वो रहा ये इधर, ये लाटविया, लिथुएनिया, पोलैंड। ये बीच में जो ये एरिया देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये भी रशियन एरिया है। इस चीज को जब किसी एक कंट्री का दूसरी दो कंट्रीज के बीच में रीजन होता है, एरिया होता है, क्या उत्थे भी अपनी जमीन पे ही है, ठीक है, उन्होंने पाकी कहने एक्सक्लेव। ठीक है, क्या टर्म यूज होती है इसके लिए? एक्सक्लेव। तो ये एरिया जो है ये क्या है? इट इज रशियाज एक्सक्लेव। खबरों में क्यों था? पोलैंड ने इसका नाम चेंज कर दिया। हाँ विरोपड़, पोलैंड ने इसका नाम चेंज कर दिया, उसने कोई और नाम रख दिया था इसका। क्यों कहते हैं कि जो कालिनिनग्राड जो था ना, जिसके नाम पे रशिया ने इसका नाम दिया था, बंदा तो बड़ा महान होएगा, पर एक कंट्री का जो महान बंदा होता है नॉर्मली वो किसी दूसरे के लिए बुचर होता है, किसी दूसरे के लिए जल्लाद होता है। तो वही वाली कहानी यहाँ पे थी। तो पोलैंड ने नाम चेंज किया, तो रशिया बोलता है कि यार आजकल मैं लड़ाई के मूड में, वो चीजें जो तुम कर रहे हो इसको मैं हॉस्टाइल मानता हूँ, ध्यान रखो कि इकती मिसाइल इधरले पास से भी मुड़ जाए। ठीक है, तो पोलैंड के साथ में थोड़ी दिक्कत हो गई थी इनकी। इंपॉर्टेंट है ये जगह का। ठीक है, ठीक क्लियर। हाँ जी, लिथुएनिया, लिथुएनिया ये, ठीक है, एक्सक्लेव बोलते हैं इसको। हाँ लास्ट, बाकी कल करेंगे, कल आपका आईआर ओवर हो जाएगा। ये क्या है? जगह का नाम हॉन्डुरस। हॉन्डुरस दो चीजों के लिए खबरों में था, एक तो अपने प्रेसिडेंट साहब जाके आई थी वहां पे, प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी। दूसरी चीज, इसने ताइवान से अपने रिलेशन खत्म कर लिए। ये बोलते कि वी बिलीव इन वन चाइना। मतलब क्या? यार ताइवान कोई और देश है ही नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि यार जो हमारी एम्बेसी बीजिंग में है वही एम्बेसी है, और ताइवान चाइना का ही पार्ट है। इस चीज को, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब क्या है? कि सिर्फ एक ही चाइना एग्जिस्ट करता है, दो अलग अलग चाइना नहीं है कि एक ताइवान और एक चाइना। बेसिकली हुआ क्या था, जब चाइना में, इंडिया जब आज़ाद हुआ है उसी के आसपास जब चाइना में क्रांति आई, तो जो चाइना की रूलिंग पार्टी थी, रूलिंग एलीट, वो फ्लाइट पकड़ के कहाँ चले गए? पास के एक आइलैंड में जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। मान लो आप इसको समझ रहे हो कि लेट्स से इंडिया में जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, नेहरू, भगत सिंह, इन सब ने पूरा रिवोल्ट कर दिया, और माउंट बेटन या जो भी मेन उस समय के लोग थे वो फ्लाइट पकड़ के चले जाएं अंडमान निकोबार में, और अंडमान निकोबार में एक सरकार बन जाए जो बोले कि यार ये जो है इन्होंने कब्जा लिया, नेहरू और ने, एक दिन हम इंडिया अंडमान निकोबार से ही चलेगा, हम देश हैं। और ये बोलेंगे कि यार अंडमान निकोबार भी हमारा है, हम रियल चाइना के गवर्निंग अथॉरिटी हैं, वो बोल रहे हैं हम गवर्निंग अथॉरिटी हैं। ये प्रॉब्लम हो गई। तो इतना पिद्दू सा ताइवान टिका कैसे हुआ है फिर चाइना के अगेंस्ट? क्योंकि यूएसए की मिसाइल्स खड़ी हैं। यूएसए की भी पॉलिसी यूएसए ने भी चेंज कर ली थी। वो बोलता है कि यार देखो, वी ऑल्सो बिलीव इन वन चाइना। तो अगर चाइना चाहता है प्यार मोहब्बत से ताइवान को चाइना का पार्ट बना ले, अगर वो फोर्स यूज करेगा या फिर इंटरफेरेंस करेगा, तो साड़ी मिसाइल खड़ी चाइना वाल। ठीक है, तो इसलिए ताइवान सस्टेन करता है। और तो इंडिया भी उसको एक, मैक्सिमम कंट्रीज उसको एक अलग इकोनॉमी तो मानते ही हैं, अगर नेशनल सॉवरन स्टेट ना भी माने। समझ आया आपको? कोई डाउट नहीं? तो यू अंडरस्टैंड वन चाइना पॉलिसी? कल करेंगे, जाओ।
मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि लंच लेके आया करो, कि लंच तो है, खाने का टाइम नहीं है। पर इजंट इट अ गुड थिंग एज एन एस्पिरेंट कि खाने का टाइम नहीं है? एक बार आप ऑफिसर बन गए, एक बार आप ऑफिसर बन गए, आप बहुत खाओगे। अब वो आपकी भूख पे, नेचर पे, कैरेक्टर पे, इन चीजों पे डिपेंड करेगा। यार ये भी कमीशन बनाया हुआ है, नोट्स खोल के देखो। ठीक, ठीक है, वेरी गुड। आई स्टैंड करेक्टेड। हाँ जी। नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, बिल्कुल ठीक है। हाउ एक नई कंट्री कंट्री कैसे बनती है, इज दैट योर क्वेश्चन? if you, if you want to have good relations with them, yes। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ legitimate owner ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਉਸ piece of land ਦਾ, legitimate authority ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਉਸ piece of land ਦੀ, that's why I'm not recognizing it, that I do not, when we say recognize, I mean I recognize you as a legitimate authority over that piece of land. But if I'm not recognizing, then I'm saying that I think you are an illegitimate authority. देखो भाई, पहला तो शेरिया नहीं हैगा, शेरपा है। ठीक है। शे, शेरपा, आपने किसी भी एक ब्यूरोक्रेट, भाई ऑनलाइन वालों को भी डाउट है, अगर आपको भी है तो शेरपा आप इसको मान के चलो कि कोई भी एक डिप्लोमेट जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार किसी का सूटकेस गुम हो गया आते हुए, किसी शहर से कुछ कोऑर्डिनेट करना है, कोई मीटिंग, जो मतलब अ पर्सन हु इज़ द गो टू पर्सन, कि कोई भी दिक्कत है तो ही विल बी मैनेजिंग, तो वो होता है शेरपा। ट्रॉयका, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं तिकड़ी, ਤਿੰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਈ ਥੀਸ ਥ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਬੈਟਰ G20 ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक है। ਕਾਲੀਨਿਨਗਰਾਡ ਇਜ਼ ਐਨ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਥੁਏਨੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲੀਨਿਨਗਰਾਡ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ। ठीक है। ਕੈਲੀਨਿਨਗਰਾਡ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪੋਲੈਂਡ ਚੇਂਜ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ठीक है, ठीक है। इट्स लाइक दिस ना, मान लो कि कोई एरिया है, कोई एरिया जिसका नाम ब्रिटिश ने रखा हुआ हो, जनरल डायर, ठीक। अब यार वो एरिया हो, लेट्स से आज भी ब्रिटिश के कंट्रोल में, और इंडियन ओशन में एक आइलैंड है जिसका नाम जनरल डायर आइलैंड है, ठीक है। अब उनके लिए तो जनरल डायर सही बंदा था, नहीं तो लोगों ने इकट्ठे होकर पता नहीं गाह पा देना सी, उन्हें जी पूरे राइट्स रोकते। पर जो तुम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो एक जल्लाद हो गया। इंडिया ने कहता भी यार असी इस इंडियन ओशन में जनरल डायर के नाम तो नहीं बुलाना, असी तो ना रखता मान लो चापेकर ब्रदर्स। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚਾਪੇਕਰ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। हॉन्डुरस किथे अभी मैप चेक करो, पर ऑल्दो रवदीप हैज मेंशनड, हाँ लेट्स अमेरिका। हाँ, कोई और किसी को डाउट? सर
हाँ जी, I'll check. I'll have to check. हाँ जी, एक यूक्रेन रशिया एंड WTO ना डिस्कस नहीं हुआ था, एक मेल्स की वजह से, मतलब आप कल वो भी थोड़ा सा पिक्चर में ले आओ। एंड मतलब वो मेल्स के मतलब अगर आपको इतना तो थोड़ा सा ब्रीफली यूरोप समझना है तो आप अभी आ जाओ, मैं आपको समझा भी देता हूँ अगर आपको ऐसा है। खाना खा लो, हाँ ठीक है, ठीक है, मैं कर अदरवाइज तो ये गूगल एंड यूट्यूब नहीं, हम करवा दें, प्रीलिम्स वाला किया होगा, बट मेल्स में जो करवा देते हैं। इम्पोर्टेंट। कल 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 परसों में जब इकोनॉमी के करंट अफेयर्स करेंगे तो करवा दें। कैरिबियन, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, US, then you have Central America from Mexico to Caribbean area, then you have Latin America, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Carry on. Central. Okay, found these four topics that I was able to relate to while reading the newspaper today. Just want to share so we all stay motivated that this topic we are covering is actually so important even today. Thank you for the amazing classes. Thank you so much for your kind words. RSS, PMO. All right. चलो, all his उसका नेम कुछ उसका होएगा ना, समथिंग समथिंग, इसलिए। ऑल राइट, सी यू टुमारो।